तो आज हम चैप्टर लेवी और एग्जम्पशन की बात करेंगे। लेवी में हम नॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ेंगे और एग्जम्पशन में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन किन किन गुड्स को, किन किन सर्विसेज को एग्जम्प्ट करा है। तो चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पे कितना टैक्स लेवी करा है। दो चार्जेस होते हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज, एक रिवर्स चार्ज। सर फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है और रिवर्स चार्ज क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स हम कौन पे करता है? सप्लायर पे करता है। फॉरवर्ड चार्ज में कौन पे करता है? सप्लायर पे करता है। सर रिवर्स चार्ज में कौन पे करता है? रिसिपिएंट पे करता है। सर रिसिपिएंट कौन होता है? मैंने लिखवा रखा है गोल्डन रूल। रिसिपिएंट हमारा वो व्यक्ति होता है जो पेमेंट करता है। ठीक, सप्लायर तो पता चल जाता है कि जिसने माल बेचा या जिसने सर्विस प्रोवाइड करी वो सप्लायर है, बट रिसिपिएंट का पता नहीं चलता कि रिसिपिएंट कौन है। तो रिसिपिएंट वो व्यक्ति है जिसने पेमेंट करी है। ठीक है सर, तो हमने बोला कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर टैक्स पे करेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आरसीएम में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। सर हमने तो आज तक यही देखा है कि जो माल बेचता है वो ही जीएसटी गवर्नमेंट को देता है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम, ये क्या चीज़ है कि यहाँ पे रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो बेटा कभी कभी नहीं, जो सेक्शन में दिया हुआ है 9(3) और 9(4) बेसिकली आरसीएम की बात करता है। 9(5) में भी कुछ आरसीएम है, तो 9(3), 9(4), 9(5) आरसीएम की बात करता है। आरसीएम का इसलिए कंसेप्ट डाला गया क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि सप्लायर यहाँ टैक्स नहीं देगा, सप्लायर अनऑथराइज सेक्टर है, सप्लायर की कॉमोडिटी ज़्यादा है, रिसिपिएंट एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं, ये टैक्स दे देंगे। सर कैसे? एक आप पढ़ेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस फैसिलिटेटर। ये क्या होता है? गाँव में जो विलेजेस होते हैं वहाँ फॉर्म भरने नहीं आते, तो वहाँ पे एक बंदा ऐसा अपॉइंट करते हैं जो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करता है। वो हेल्प करता है विलेजर्स की फॉर्म भरने के लिए रिगार्डिंग डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक और विड्रॉल और इंटरेस्ट एक्सेट्रा, जितना भी उनका एफडी पे बनता है उसके लिए विड्रॉल या जो भी भरना होता है तो वो उसकी हेल्प लेते हैं। तो ऐसे इंडिपेंडेंट लोग हेल्प करते हैं जिनको आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर कहते हैं। अच्छा, तो ऐसे लोग तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब गांव में भी ब्रांचेस होती हैं बैंक की, और एक ब्रांच में सपोज 2 फैसिलिटेटर या एक फैसिलिटेटर एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैठा है। ठीक, तो हम ये माने ब्रांचेस हैं 10,000, ये लोग अगर एक ब्रांच में 2 बंदे ऐसे बैठे हैं तो 20,000 लोग हैं, बैंक केवल एक है। तो क्या बैंक को पकड़ना आसान है कि ये 20,000 बंदों को पकड़ना आसान है? तो इन केसेस में बैंक को पकड़ना आसान है क्योंकि बैंक एक है। ओके, हाँ ब्रांचेस बहुत सारी हैं बट बैंक एक है, तो 20,000 बंदों को ना पकड़ के एक बैंक को पकड़ लेते हैं। सर्विस किसने प्रोवाइड करी है? बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने बैंक को प्रोवाइड करी है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर कौन हो गया? सप्लायर। अब जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर। तो ऐसे 20,000 बंदे का रिकॉर्ड रखना डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल हो जाता, ये अनऑथराइज सेक्टर के रूप में काम होता है ऐसा। तो देयरफॉर गवर्नमेंट ने बोला बिजनेस फैसिलिटेटर, कॉरेस्पॉन्डेंट, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लोग टैक्स नहीं भरेंगे, इनके बिहाफ पे कौन टैक्स भरेगा? बैंक भरेगा। क्यों? बैंक क्या है? बैंक रिसिपिएंट है, बैंक पेमेंट कर रहा है किसको? बिजनेस फैसिलिटेटर को। हाँ, तो रिसिपिएंट यहाँ पे टैक्स भरेगा अंडर आरसीएम। सर आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी के लिए सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो 16(1) क्या कहता है? मतलब किसको आईटीसी मिल जाएगी? जिसने टैक्स पे करा है। अब यहाँ टैक्स कौन पे कर रहा है? रिसिपिएंट। यहाँ टैक्स कौन पे कर रहा है? रिसिपिएंट। हाँ, रिसिपिएंट को आईटीसी मिलता है। कैसे मिलता है? सेक्शन 16(1) क्या कहता है? बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए और बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया होना चाहिए। हाँ ठीक है, बिजनेस बैंक का इंडिया में कैरिड आउट और बिजनेस पर्पस के लिए फैसिलिटेटर को पेमेंट है। 16(2) की 4 कंडीशन A B C D। ए में बोला था इनवॉइस होना चाहिए। हाँ, हमने 6 इनवॉइसेस में एक इनवॉइस पढ़ा था, सेल्फ इनवॉइसिंग। हाँ, आरसीएम के केस में हम पढ़ के आए सर। हाँ, आपने पढ़ाया था टैक्स इनवॉइस जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया था कि अगर आप किसको पे कर रहे हो? अनरजिस्टर्ड पर्सन को पे कर रहे हो, जिस पे आरसीएम में आपको पे करना है रिसिपिएंट को टैक्स, तो सेल्फ इनवॉइसिंग रिसिपिएंट बैंक सेल्फ इनवॉइस लगाएगा और उसके साथ पेमेंट वाउचर अटैच करेगा।
उसके बेसिस पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ये बोलता है हाँ सेल्फ इन्वॉइसिंग पे आईटीसी कौन ले सकता है, बैंक ले सकता है, रिसिपिएंट ले सकता है। गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, हाँ बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंक को सर्विस दी है। ओके, थर्ड कंडीशन 180 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए, बैंक ऑब्वियसली कर देगा, बैंक चोर नहीं है। एंड फोर्थ कंडीशन बैंक अपना GSTR 3 भी टाइमली फाइल कर दे, उसमें ITC टाइमली रिपोर्ट कर दे, हाँ कर देगा। तो ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद बैंक इज एलिजिबल टू टेक ITC। तो देख रहे हो आप कितने चैप्टर मर्ज हुए हैं, सेक्शन 16 हुआ, सेक्शन 31 हुआ जिसमें सेल्फ इन्वॉइसिंग और पेमेंट का बात आया, रिवर्स चार्ज का 9(3) मर्ज हुआ कि सर्विस प्रोवाइडर टैक्स नहीं देगा, रिसिपिएंट बैंक टैक्स देगा यहाँ पे। तो यही हमारा RCM है ऐसे बेसिकली। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, 2 किसके बारे में बात करता है, नॉर्मल लेवी के बारे में बात करता है। 9(1) कहता है सभी प्रोडक्ट पे नॉर्मल लेवी है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कराए उसको हम इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में बांटेंगे। अगर सप्लाई विद इन द स्टेट है तो इंट्रा, आउटसाइड द स्टेट है तो इंटर। ठीक, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, आप अपने मॉड्यूल में देख लेना, मैं बोल के निकालना क्योंकि जल्दी रिवीजन निकालना है। तो एक चीज़ और लिखी है 9(1) में कि यहाँ पे GST का रेट मैक्सिमम 40% हो जाएगा। सर 40% कैसे, 20% CGST, 20% SGST और या IGST 40%। आज के तारीख में कहीं भी 40% GST का रेट नहीं है, मैक्सिमम GST का रेट 28% प्लस सेस है, मतलब 0%, 5%, 1 भी है, 3 भी है, 0.10 भी है, ऐसे तो बहुत सारे रेट हैं, 0, 0.10, 3, 5। अब 8 की सोच रही है गवर्नमेंट, अभी 8 नहीं है, 12 है, 18 है, 28% है, 28% प्लस सेस है। बट ये 28% प्लस सेस को एक्सटेंड कितना कर सकता है गवर्नमेंट, 40% कर सकता है। तो MCQ के लिए याद रखना। ओके, 9(2) में बोलता है सभी चीज़ों पे GST है एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 9(2) बोलता है इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आज के तारीख में GST नहीं है। तो हम जो है जहाँ से क्लास स्टार्ट करी थी कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को GST की डेफिनेशन से हटा दिया था और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को GST एक्ट में से हटाया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, ठीक, पेट्रोलियम जो आप पेट्रोल डलवाते हो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैसेज जो आपकी CNG है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो आपका किस में डलता है, एरोप्लेन में डलता है, एक्सेक्ट आपको पता है। 9(3) क्या कहता है सर, 9(3) कहता है चुनिंदा सर्विसेज पे RCM है जो रिसिपिएंट टैक्स देगा गवर्नमेंट को। आई एम अ सप्लायर, सप्लायर टैक्स नहीं देगा, ठीक, क्योंकि कंडीशन आप देखना, सप्लायर या तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होंगे या सप्लायर अनऑथराइज सेक्टर होंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने रिसिपिएंट पे बर्डन डाल दिया कि रिसिपिएंट तुम जाके GST डिपार्टमेंट को टैक्स देना। हाँ ऑब्वियसली आप ITC ले सकते हो अगर आपने 16 सेक्शन का कंडीशन फुलफिल करा है तो। ओके सर, 69 सबसेक्शन 3 एक और बात करता है, सर्विसेज के साथ साथ गुड्स पे भी RCM है, नोटिफाइड गुड्स पे RCM है। और ICI को थैंक्स बोलो, ये नोटिफाइड गुड्स आपके कोर्स में नहीं डाले उन्होंने, बट एक्ट में है, एक्ट में है। एक्ट में कुछ 10-15 गुड्स हैं जिन पे अगर उसको बेचोगे या खरीदोगे तो उस पर रिसिपिएंट अंडर RCM टैक्स पे करेगा, ठीक। बट आपके लिए सर्विसेज लिखी गई हैं, सर्विसेज आपको पढ़नी है कि किन किन सर्विसेज पे आपको RCM पे करना है। ओके सर, तो आपको MCQ पूछ सकते हैं कि गुड्स पे RCM है, हाँ आप बोलेंगे हाँ है, आपके सिलेबस में नहीं है बट गुड्स पे RCM है, चुनिंदा गुड्स पे, नोटिफाइड गुड्स पे। ये लिस्ट भी याद नहीं करनी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट इतना याद जरूर होना चाहिए कि गुड्स पे RCM लगता है, नोटिफाइड गुड्स पे, सभी गुड्स पे नहीं, नोटिफाइड गुड्स पे, वो 10-15 ही है नोटिफाइड गुड्स। सर्विसेज, हाँ सर्विसेज आप पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन सर्विसेज पे RCM लगता है। ओके सर, 9(3) ये बात करता है और उसने सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में नोटिफिकेशन के द्वारा इन सर्विसेज पे क्या लगाया, RCM लगाया, जो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम 9(3) में सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 ही निकाल लेते हैं कि किन किन सर्विसेज पे RCM है। ओके
ठीक है, तो आप पेज नंबर अपना खोलिए, चैप्टर नंबर 3। ठीक, चैप्टर नंबर 3 में आप जाएंगे, आरसीएम में आ जाइए। यहाँ पे मैं अपने फिजिकल मॉड्यूल में देख लेता हूँ कहाँ पे है। पेज नंबर 13 पे, दिस वन। ठीक, तो बोला गया नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 डेटेड 28/6/2017। जीएसटी कब से आया? 1/7/2017। उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ गई कि इन सर्विसेज पे आरसीएम लगेगा। पहली सर्विसेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज जीटीए सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। सर क्या होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कौन बंदा इस पर टैक्स पे करेगा? तो ऊपर देख लेते हैं, कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स के लिए आपका कोर्स में नहीं है, बट गुड्स का एक्ट में लिखा है आरसीएम, नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड गुड्स पे। ठीक, सप्लायर कौन है और रिसिपिएंट कौन है, और आरसीएम कौन पे करता है? आरसीएम आपका रिसिपिएंट पे करता है। जो रिसिपिएंट होता है गुड्स का या सर्विसेज का, वो ही आरसीएम में टैक्स पे करता है। तो सप्लायर देखो कौन है, यहाँ पे सप्लायर लिखा है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये सप्लायर है। रिसिपिएंट कौन है? जो इनसे सर्विस ले रहे हैं। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है? आपके शहर में भी कुछ जगह ऐसे ट्रांसपोर्ट एरिया होंगे जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स में गुड्स लोड होते हैं, तो वो एजेंसीज जो होती हैं, जैसे हमारे यहाँ है गोल्डन जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये एक एग्जाम्पल है, मेरठ में है। इसका मुझे लगता है ऑल ओवर भी इसका प्रेजेंस होगा, तो इसलिए मैंने इसका नाम कोट करा, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? ये क्या हो गई? जीटीए सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मुझे कोई गुड्स, जैसे सपोज मेरे को ये वाटर बॉटल्स कितना 10,000 पीसेस मेरठ से कहाँ पहुँचाना है? मेरे को तमिलनाडु पहुँचाना है। तो मैं बोलूँगा उस जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी को, मैं उसको बैग पकड़ा दूंगा और बोलूँगा इसको तमिलनाडु डाल देना। जीएसटी में भी और इनकम टैक्स में भी ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए सर्विसेज को अनऑथराइज सेक्टर मानते हैं। आपने अपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा 44AE सेक्शन, जिसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगता है इन जीटीए सर्विसेज वाले लोगों पे, इन ट्रांसपोर्ट कंपनीज पे क्या लगता है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये लोग अपना डेटा प्रोवाइड नहीं करते कि हमने कितना सेल करा, हमने कितना माल पहुंचाया एक जगह से दूसरी जगह, और उसका डेटा रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में सेक्शन 44AE में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन्हें दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, यहाँ पे भी ये लोग जब इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को अपना डेटा नहीं दे रहे तो जीएसटी को कैसे देंगे? तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि ये जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी खुद टैक्स ना पे करके, कौन? रिसिपिएंट इसका टैक्स पे करेगा। सर रिसिपिएंट कौन होगा? जो पेमेंट करेगा। पेमेंट किसको करेगा? जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी को। हाँ, तो इस रिसिपिएंट ने सर्विस लेती होनी चाहिए किससे? अब मैं पूरे आरसीएम में मैं सप्लायर बनूंगा और ये हाथ क्या बनेगा? रिसिपिएंट। तो इस रिसिपिएंट ने इस सप्लायर से क्या लेती हुई होनी चाहिए? ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेती हुई होनी चाहिए। तो ये रिसिपिएंट अंडर आरसीएम टैक्स पे करेगा। अच्छा सर, हमने सेक्शन नंबर 24 में पढ़ा था कि जिन बंदों को लायबिलिटी हो जाती है आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ता है, 1 रुपये से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो सर अब क्या हुआ? मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अभी तो मैं सप्लायर हूँ, ठीक? तो ये बंदा है मिस्टर एक्स, ये क्या एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक? ये अपना घर शिफ्ट कर रहा है, मेरठ से दिल्ली जा रहा है। तो घर शिफ्ट करने के लिए इसको एक ट्रक लगेगा जिसमें अपना हाउस होल्ड का सामान रखेगा और दिल्ली ले जाएगा। तो ये बंदा अनरजिस्टर्ड है, हाँ, ये तो नौकरी पेशे वाला आदमी, और शेड्यूल 3 में इस पे टैक्स नहीं लगता। शेड्यूल 3 ने मना करा है ना इसकी सर्विसेज पे टैक्स लगाने को। तो सर ये बंदा नौकरी पेशे वाला और ये मेरठ से दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, इसको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मेरी सर्विसेज चाहिए। ये मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि एक ट्रक चाहिए, मेरठ से दिल्ली मेरा सामान जाएगा। मैंने बोला कि मैं तो अनऑथराइज सेक्टर हूँ, ना तो मैं इनकम टैक्स में कोई रिकॉर्ड देता, प्रिजम्पटिव देता हूँ, और जीएसटी में भी कोई टैक्स नहीं देता फॉरवर्ड चार्ज में। तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इस बंदे को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको अगर मेरठ से दिल्ली सामान ले जाना है
तो पहले इसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि दिस पर्सन इज अ रिसिपिएंट ऑफ आरसीएम सर्विसेज, जीटीए इज आरसीएम सर्विसेज, ठीक। तो ये पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले, रिकॉर्ड मेंटेन करे, ये वाला बंदा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले, रिकॉर्ड मेंटेन करे, रिटर्न भरे, देयर आफ्टर गवर्नमेंट को आरसीएम में टैक्स पे करे। वो एक जो ट्रांसपोर्ट मेरठ से उठ के दिल्ली गया है और फिर जाके इसका सामान मेरठ से दिल्ली पहुंचेगा, यस यही होगा ना। हाँ, तो ऐसे तो बहुत समस्या हो गई, लोगों को पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ा, और भले ही ये जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी इंडिविजुअल जिस पे रजिस्ट्रेशन होता नहीं था, मार्केट में हमने खूब देखा है, मतलब 2017 से जब ये मैंने बोला ना 23/6/2017 ऑनवर्ड्स ये लॉ आ गया 28/6, और एक साथ 2017 से जीएसटी लागू हुआ। तो 2017 से हमने देखा ऐसे जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडर ने ऐसे इंडिविजुअल से काम करना ही छोड़ दिया। ये बोलते थे अगर आप पे जीएसटी नंबर है, मतलब जिसको सर्विस दे रहे हैं, जो रिसिपिएंट पे जीएसटी नंबर है उसके साथ ही डील करेंगे। तो इन लोगों को कभी भी ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल ही नहीं मिलते थे। तो ये लोग गवर्नमेंट के पास गए और इन्होंने बोला हम क्या करें, हम पहले रजिस्ट्रेशन लें, फिर ऐसे ऐसे करके तो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा जीटीए वाला। तो गवर्नमेंट ने बोला इंडिविजुअल जो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और जिसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है रजिस्ट्रेशन की, बट सेक्शन 24 में पड़ जा रही है इस इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट, तो बोला गया कि ऐसे इंडिविजुअल्स को अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट होगी अंडर एग्जम्पशन चैप्टर। जो एग्जम्पशन का चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये सर्विस एग्जेम्प्ट होंगी। तो ना तो फॉरवर्ड चार्ज में मुझे जीटीए को देना, ना ही रिवर्स चार्ज में इस रिसिपिएंट को देना, ठीक है। तो इन इंडिविजुअल्स की परेशानी गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन सॉल्व करा, और इन ऐसे इंडिविजुअल्स को फिर टैक्स नहीं देना पड़ा। कौन सी सप्लाईज पे? जिस पे रिवर्स चार्ज में इनको टैक्स देना पड़ता था। अब हम सेक्शन ये सेक्शन 23 का हवाला लेते हुए बोलेगा कि मेरा जो मैंने आरसीएम वाला सप्लाई ले रहा हूँ किससे, गोल्डन ट्रांसपोर्ट से, तो ये मेरा होली एंड एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई है, मेरा है, और इसको भी टैक्स नहीं देना। तो देयरफॉर इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, रिटर्न नहीं भरना, आरसीएम में टैक्स पे नहीं करना ऐसे इंडिविजुअल को। बट आई एम अ जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी और मैंने सर्विसेज दी रिलायंस को जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो सर एग्जेम्पशन उनके लिए भी लागू है? नहीं। तो जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेना जीएसटी में 24 सेक्शन में, ठीक। तो ऐसे बंदे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अंडर जीएसटी, उनको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल हो गया, अब फटाफट करते हैं। तो अगर रिलायंस जीटीए सर्विस जो उसने जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी से ली है, उस पर 5% टैक्स कौन पे करेगा? रिलायंस पे करेगा। ओके सर, एक कंसेप्ट यहाँ और डाला गया, चाहे तो जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉरवर्ड चार्ज में आ सकता है, तो रिलायंस को रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं देना। अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में आऊँगा तो रेट ऑफ टैक्स होगा 12%, 6% फॉर सीजीएसटी, 6% फॉर एसजीएसटी। तो अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ टैक्स 12% दिया है जीटीए के आगे, तो समझ लेना जीटीए वाला रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और ये अपनी सप्लाई को फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा। जब मैं फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को दूंगा तो यस, जीएसटी प्रोवाइडर, जीटीए सर्विस प्रोवाइडर ये आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर मैंने इधर टैक्स नहीं दिया, मतलब जहाँ टैक्स किसने दिया? रिसिपिएंट ने दिया है। किसको? अंडर आरसीएम, किसको? गवर्नमेंट को। तो उसमें जो आरसीएम में सप्लाई गई है जयपुर की, उसमें मैं आईटीसी नहीं ले सकता। आरसीएम का रेट है 5%, 2.5% फॉर एसजीएसटी एंड 2.5% फॉर सीजीएसटी, और 12% रेट अगर आया आपके सामने 6%, तो आप समझ लेना ये केस किसका है? ये केस एफसीएम का है कि जीटीए सर्विस प्रोवाइडर एफसीएम में टैक्स देता है। सर रजिस्ट्रेशन कहाँ रिसिपिएंट का? रजिस्ट्रेशन इन एनी लॉ, रजिस्ट्रेशन इन फैक्ट्री लॉ, रजिस्ट्रेशन कहीं भी पढ़ोगे ना आप, तो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो,
या CGST, SGST, IGST एक्ट में रजिस्टर्ड हो, उनको क्या करना है, RCM में टैक्स पे करना है। हमने तो एग्जाम्पल लिया कि GST में रजिस्टर्ड है रिलायंस, बट किन लोगों को GST लॉ नहीं लगता बट फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उन लोगों को भी क्या पे करना पड़ेगा, RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन 24, किन लोगों को जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है बट GST एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको। ओके, अगला ये फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज की बात करेगा। हाँ, एडवोकेट सर्विसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एडवोकेट सर्विसेज, अगर सिंपल सी बात है, अगर एडवोकेट सर्विसेज किसने लिया, बिग बिजनेस एंटिटी। सर बिग बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन रिलायंस, रिलायंस क्या नहीं, रिलायंस कह सकते हो, रिलायंस बिग बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन हुई कि जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10, 20, 40 करोड़ से एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है। सर 10 करोड़ 10 लाख कहाँ पे, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इन जगह 10 लाख, और 20 लाख कहाँ, बैलेंसिंग फिगर 40 लाख कहाँ, पूमा, सिक्किम टू तेलंगाना। ये मेमोरी टेक्निक है जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बनाई थी। पी पुडुचेरी, यूके, उत्तराखंड मतलब मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एंड तेलंगाना, इन स्टेट्स में तो 40 लाख अगर मैं एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा हूँ किसका, गुड्स का। ओके सर, बैलेंसिंग स्टेट में कितना, 20 लाख। ओके सर, ठीक है, मतलब ये पूमा और सिक्किम टू तेलंगाना यहाँ 20, एक्सेप्ट सारे स्टेट्स में 40 अगर वो सप्लाई कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली ऑफ द गुड्स। ओके सर, तो ये हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के देखेंगे। हाँ, ये एक्सीड कर रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो ये रिलायंस, अगर रिलायंस का ऐसा टर्नओवर एग्रीगेट पिछले साल में ये एक्सीड कर रहा है 10, 20, 40 को, तो हाँ रिलायंस इस साल में RCM में टैक्स देगा ऑन द सर्विसेज जो किसने लिए, जो किसने दिए, रिलायंस ने लिए, किससे, एडवोकेट से, जो रिलायंस ने लिया, रिसिपिएंट ने लिया एडवोकेट से। तो रिलायंस का पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे 10, 20, 40 से एक्सीड कर रहा है, तो इसमें कौन पे करेगा, बिजनेस, बिग बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ओके सर, अच्छा, ऐसी ट्राइब्यूनल का है, सेम केस ट्राइब्यूनल पे लगेगा। हाँ, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या होती हैं, IPL चल रहे हैं, देखा होगा आपने, इस बार IPL का स्पॉन्सरशिप किसने लिया, टाटा ने लिया है। हाँ, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विस एनी पर्सन, कोई भी प्रोवाइड करे, ठीक। किसको पकड़ना मुश्किल है, स्पॉन्सरशिप वाले को पकड़ना मुश्किल है जो दे रहा है, या अनऑथराइज या ऑथराइज जो इवेंट मैनेजमेंट इवेंट करा रहे हैं उनको पकड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पे बोला गया एनी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब टाटा, कौन, टाटा जिसने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है। तो टाटा इस केस में IPL, जो उसने IPL की स्पॉन्सरशिप ली है, तो इस केस में टाटा क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। IPL से भी ले सकते थे बट टाटा पे डाला है इसको। सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू एंटिटी। इसको मैं अभी समझा देता हूँ, इसका कंसेप्ट लिंक होगा एग्जम्पशन चैप्टर से। तो समझिए, एग्जम्पशन चैप्टर में चार ऐसी सर्विसेज हैं जो अगर गवर्नमेंट दे रही है आपको तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी, बल्कि 3 है, एक रिवर्स चार्ज का केस है। तो इसको मैं एग्जम्पशन चैप्टर के साथ लिंक करूँगा जो हम अभी पढ़ेंगे। तो 5th पॉइंट अभी रहने देना, ठीक। अच्छा, बाकी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड, हाँ, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ ये भी उसके साथ ही लिंक होगी, ठीक है। ये आपके लिए एप्लीकेबल इसलिए नहीं। हाँ, इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर सर्विसेज। सर डायरेक्टर क्या होते हैं, आप पढ़ते हो कंपनीज एक्ट में, डायरेक्टर आपको पता है। डायरेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, मतलब GST के रूप में 2 प्रकार से होते हैं। एक जो अंडर सेक्शन 192 अपना TDS कटवा रहे हैं, आपको पता है 192 में एम्प्लॉय का TDS कटता है, और एक TDS कटता है 194J का। तो आपको देखना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन में बोलेगा TDS 192 में कटा है तो वो क्या बन गया, एम्प्लॉय बन गया। एम्प्लॉय बन गया तो शेड्यूल 3 में आ गया। और 194J में कटा है तो क्या हो गई, प्रोफेशनल सर्विसेज पे TDS कटा है। तो जो भी ऐसा प्रोफेशनल सर्विसेज दिया है, किसने, कंपनी ने
क्योंकि मैं सप्लायर बना हूँ, किसने, डायरेक्टर ने किसको दिया है, कंपनी को दिया है। तो सारे डायरेक्टर को पकड़ना मुश्किल है, एक कंपनी को पकड़ना मुश्किल नहीं है। तो रिसिपिएंट कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देगी कब, जब 194J में मेरा TDS मतलब डायरेक्टर का TDS कटा हो। ठीक, ये है इतना सा। ओके, हाँ, इंश्योरेंस सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट आपके भी घर आते होंगे, वो उन लोगों को पकड़ना मुश्किल है। बहुत सारे एजेंट होते हैं, एक जैसे LIC के भी बहुत सारे एजेंट हैं, और एक LIC को पकड़ना आसान है। तो रिसिपिएंट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इंश्योरेंस एजेंट। रिसिपिएंट कौन है, LIC, क्योंकि LIC को क्या मिलना है, प्रीमियम मिलना है, तो LIC टैक्स पे करेगा। ठीक, LIC या इंश्योरेंस बिजनेस वाला टैक्स पे करेगा। ठीक है, यहाँ कौन है, एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर में। हाँ, रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट क्या होता है, जैसे विजय माल्या ने लोन लिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसके घर बैंक वाले तो नहीं जाएंगे अपनी सीट से उठ के, तो उन्होंने रिकवरी एजेंट हायर कर रखे होते हैं कि जाओ और उससे पैसा वसूल के लाओ। वसूली, जिसे वसूली भाई कहते हैं। तो वसूली भाइयों, जब ये वसूली भाई बदतमीज तो होंगे, मतलब ऐसे बदतमीजी कर सकते हैं आपके साथ, तो डिपार्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं, GST डिपार्टमेंट के साथ। तो रिकवरी एजेंट को ना पकड़ के किसको पकड़ लो, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक, इन लोगों को पकड़ना आसान है, रिकवरी एजेंट्स को पकड़ना मुश्किल है। तो इसलिए बैंकिंग NBFC को टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज। ओके सर। सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। टू किसको, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर। समझिए बात क्या होती है, समझिए। तो जैसे अरिजीत सिंह है, शान है, और बहुत सारे सिंगर हैं, तो इन लोगों ने किसको, यशराज म्यूजिक के यहाँ पे सिंग सॉन्ग करा। ठीक, गाना गाया यशराज म्यूजिक के, तो गवर्नमेंट ने बोला इन सारे आर्टिस्ट को छोड़ो, यशराज से टैक्स ले लो, बस इतना सा है। तो टैक्स कौन पे करेगा, म्यूजिक कंपनी, यशराज पे करेगा। ये म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, इनको छोड़ दिया। बट जैसे हमने RCM में पढ़ा था कि GTA वाला फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट भी दे सकता है। ऐसी यहाँ पे एक केस है ऑथर का। ऑथर का केस है, क्या हुआ, ये ऑथर पहले यहीं पे इंक्लूड था, ये पहले ऑथर यहीं पे इंक्लूड था, मतलब जो ऑथर की बुक प्रिंटिंग कर रही है, प्रिंटिंग प्रेस, उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता था, ऑथर को रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं देना पड़ता था। बट ऑथर केवल बुक नहीं लिखते, सारे ऑथर, जैसे हम बात करते हैं कुमार विश्वास की, हाँ बुक भी लिखते हैं और अपनी शायरी भी करते हैं। शायरी पे क्या था, फॉरवर्ड चार्ज था, बुक लिखने पे रिवर्स चार्ज था, क्योंकि कौन, प्रिंटिंग प्रेस टैक्स दे देती थी। तो ऐसा मिसमैच हो रहा था। तो ऐसे किसने, कुमार विश्वास ने किसको बोला, गवर्नमेंट को बोला कि हम ऑथर हैं बट हम और भी एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटीज़ पे हमारा फॉरवर्ड चार्ज है, तो देयरफॉर इस वाली जो हम बुक को रिटर्न कर रहे हैं एज एन ऑथर, इस पे भी हमारा फॉरवर्ड चार्ज कर दीजिए, या सारा ही हमारा रिवर्स चार्ज कर दीजिए इस बुक को, और जो हम शायरी कर रहे हैं उसको भी। शायरी को नहीं कर सकते रिवर्स चार्ज में, हाँ किसको कर सकते हैं, बुक्स को कर सकते हैं जो हम ऑथर के रूप में दे रहे हैं। तो हाँ, ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है, यहाँ लिखी होगी ये बात, और चाहे तो रिवर्स चार्ज में कौन दे सकता है, पब्लिशर दे सकता है। FCM की बात यहाँ लिखी होगी। ओके, कुछ ज़्यादा हो गया ना, FCM की बात यहाँ लिखी होगी। अच्छा, ये आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल DSA, आपने नाम सुना होगा DSA, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। बैंक्स को जो लोन मिलते हैं उनके लिए बैंक्स एक अपने ऑथराइज DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अपॉइंट करती है, जिससे किसी भी ज़रूरतमंद को लोन चाहिए तो वो बैंक के पास आने में कतराएगा। हाँ, आपसे हमसे बात कर लेगा कि हाँ हमें इतना लोन चाहिए, तो उसने बैंक ने अपने DSA मार्केट में छोड़ रखे होते हैं कि जाइए आप और बिज़नेस लेके आइए, जाइए और एक बिज़नेस लेके आइए, क्योंकि लोन बैंक के लिए क्या है, बिज़नेस है, इंटरेस्ट इनकम किसको होगी, बैंक को होगी। तो ऐसे जो इंडिविजुअल है, ना कि कंपनी ना पार्टनरशिप फर्म, जो इंडिविजुअल DSA हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट करते हैं लोन बैंक्स के, तो उन लोगों को पकड़ना मुश्किल है। हाँ, बैंकिंग कंपनी को पकड़ना आसान है, NBFC को पकड़ना आसान है। तो NBFC उसमें क्या देगी, टैक्स देगी। ये बिजनेस फैसिलिटेटर और कॉरस्पॉन्डिंग की बात है, जो कि बैंकिंग कंपनी या
बैंकिंग कंपनी यहाँ पे टैक्स पे करती है। ये क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपने एजेंट को पैसा दिया तो हाँ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। ओके हाँ, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनेल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन कौन, रिलायंस, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। जैसे आई एम अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जैसे आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी के बाहर एक गार्ड बैठा रहता है, तो वो गार्ड्स का अपॉइंटमेंट मेरी कंपनी करती है, मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है ऐसी सर्विस सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो मेरी कंपनी ने ऐसे बंदों को क्या दिया, आपको दिया है, आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, तो ऐसे जो गार्ड्स होंगे उनको जीएसटी में टैक्स नहीं पे करना, बल्कि आप जो रजिस्टर्ड हो उनको जीएसटी में टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर मैं जो क्या दे रहा हूँ सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर दे रहा हूँ, अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ तो यस मैं जीएसटी में भी रजिस्टर्ड होऊंगा, तो यस तो फिर मुझे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। तो आरसीएम में 3 जगह फॉरवर्ड चार्ज की बात करी है, एक तो जीटीए में, एक ऑथर में, एक सिक्योरिटी सर्विसेज में। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज में कब, अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यस उसको एफसीएम में टैक्स देना है। ऑथर को कब, ऑथर अगर चाहे तो सभी सर्विसेज पे इंक्लूडिंग जो बुक वो लिख रहा है, क्योंकि बुक जो लिख रहा है उस पर कौन टैक्स पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा, पब्लिशर पे करेगा। तो हाँ उसको गज़ल पे तो अपनी जो गज़ल और अपने क्या करते हैं वो जो संगीत वगैरह करते हैं लोग ऑथर, उन पे तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना पड़ रहा है, तो हाँ बुक को लिखने पे भी वो एफसीएम ले सकता है। ठीक, तो ऑथर के लिए है। जीटीए के लिए क्या है, अगर जीटीए खुद से टैक्स पे करता है तो हाँ आईटीसी ले सकता है। ये कब पता चलेगा, अगर रेट ऑफ टैक्स 12% है, अगर 5% जीटीए के आगे टैक्स रेट लिखा है तो ऑब्वियस मान लेना रजिस्टर्ड पर्सन ने किसको आरसीएम दिया है अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक, कॉन्क्लूड होता है यहाँ पे। मोटर व्हीकल आप पढ़ लेना, ये क्या है मैं बताता हूँ। मोटर व्हीकल पढ़ सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक, क्या है मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा टैक्सीज मिलती हैं भाड़े पे, अगर ये टैक्सीज किसको दिए, बॉडी कॉर्पोरेट, आई एम अ टैक्सी प्रोवाइडर, ठीक, तो उसमें मीटर लगा होता है कि इतने किलोमीटर, जैसे 10 रुपये किलोमीटर, 15 रुपये किलोमीटर लेंगे आपसे। ठीक है, तो अगर ये सर्विसेज किसको दिए, बॉडी कॉर्पोरेट को दिए, तो बॉडी कॉर्पोरेट उसमें आरसीएम टैक्स पे करेगा। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो मैं ही पे करूँगा। हाँ, किसमें क्या बोला, एनी पर्सन, मतलब मेरी बात हो रही है सप्लायर की, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मैं भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ। अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, यस मेरे को 4 हुए ही अब, तो मेरे को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, सप्लायर, हु सप्लाई सर्विसेज टू बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग CGST एट द रेट 6% टू द सर्विस रिसिपिएंट। ठीक है, तो अगर एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, सिंपल कर देता हूँ, अगर ये टैक्सी सर्विसेज मैंने दी हैं और मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ तो मैं एफसीएम में टैक्स पे करूँगा। अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ, इंडिविजुअल हूँ, फर्म हूँ, कुछ भी हूँ, तो यस रिसिपिएंट देखेंगे, रिसिपिएंट क्या है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो हाँ वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। रिसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो इस पर टैक्स कैसे पे होगा, इस पर टैक्स आरसीएम में पे नहीं होगा, इसको एग्जेम्पशन भी नहीं है, इस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। फिर इस पर क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ओके, अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ तो फॉरवर्ड चार्ज, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर्स चार्ज। ओके, अगर रिसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद सारा आरसीएम कवर कर लिया। हाँ, सारा आरसीएम कवर कर लिया एक्सेप्ट 94, 95। मैं बता देता हूँ 94 और 95 में क्या है, आप उसको पढ़ लेना। ये आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ये वही बताई है सारी यहाँ पे। ये वाला 94 इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक, 94 क्या है, 94 में पहले जब जीएसटी लॉ आया था तो ये बोल दिया था कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने
मतलब रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ने अगर कुछ गुड्स परचेज करा है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और उसका वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट उस पर आरसीएम में टैक्स पे करेगा, ऐसा 9(4) में लिख दिया था। तो अगर मैंने ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये हैंडीक्राफ्ट टी शर्ट किससे ले ली? अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले ली, दया भाव में, हाँ गरीब है और इसका वैल्यू 5,000 से ऊपर है, तो मुझे, अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, तो मुझे एफसीएम में टैक्स पे करना है। तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प ही नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करा 12 अक्टूबर 2017 को और इसको 9(4) को सेक्शन को काट दिया। कई साल कटा रहा और अब फाइनली इसमें एक सर्विसेज आई है जो आपको याद रखनी है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हूँ मैं, सर्विस प्रोवाइडर यस, तो अगर मैं बिल्डर हूँ तो बिल्डर क्या करता है? बिल्डिंग बनवाता है। अगर मैं बिल्डर हूँ तो मेरे को अदर देन सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स मेरे को कितना परसेंट? 80% गुड्स किससे लेना पड़ेगा? रजिस्टर्ड से लेना पड़ेगा। किसको? रजिस्टर्ड सप्लायर को। रजिस्टर्ड सप्लायर कौन? बिल्डर, उसमें भी बिल्डर। तो बिल्डर को 80% गुड्स किससे लेना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पर्सन से। सपोज अदर देन सीमेंट, सीमेंट के केस में 100% सीमेंट किससे लेना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पर्सन से, और कैपिटल गुड्स भी 100% रजिस्टर्ड पर्सन से लेना पड़ेगा। क्यों लिखा गया ऐसा? लिखा इसलिए गया, सीमेंट वाले लोग चुनिंदा हैं, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और लक्ष्मी सीमेंट, बिरला सीमेंट, ये क्या करते हैं? ये एक साथ क्या बना लेते हैं? अगर आप पढ़ोगे रेरा एक्ट फाइनल में, तो एक अपना वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे सब एक रूप में आ जाते हैं, मतलब एक साथ ही सब लोग रेट टैक्स अपने सीमेंट के रेट बढ़ाएंगे, एक साथ ही गिराएंगे, एक साथ ही सब कुछ करेंगे, एक साथ ही सप्लाई रोक देंगे। तो ये अपना यूनियन बना के चलते हैं और ऐसे रजिस्टर्ड लोग कम ही हैं, ठीक है। तो बिल्डर क्या करे? मरता ना करता, उनसे ही सामान खरीदना पड़ता है उनको, ठीक। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप रजिस्टर्ड पर्सन से ही सामान खरीदेंगे। अगर आपने अनरजिस्टर्ड से सामान खरीदा तो आपको, बिल्डर को, आरसीएम में टैक्स पे करना है। सीमेंट के केस में 100% रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना है, कैपिटल गुड्स के केस में भी। अदर देन सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स, जैसे मेरे को ब्रिक्स खरीदनी है बिल्डिंग बनाने के लिए, हाँ, तो मुझे 80% किससे लेनी पड़ेगी? रजिस्टर्ड से, और 20% में अनरजिस्टर्ड से ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, मैंने 75% ब्रिक्स तो रजिस्टर्ड से ली और 25% अनरजिस्टर्ड से ली, तो बैलेंस 5%, 80 - 75 कितनी लेनी थी? 80, कितनी लिए? 75, तो बैलेंस कितना? 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ ब्रिक्स इंटू कितना रेट है यहाँ पे रेट है 18%, यहाँ पे कितना रेट है? 18%, इंटू 18% आपको, मतलब बिल्डर को टैक्स किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है अंडर आरसीएम, और उसका ITC 16 सेक्शन के अकॉर्डिंगली ले सकता है कौन? बिल्डर। ओके सर मेरे को 100% सीमेंट रजिस्टर्ड से लेना था, मैंने 80% लिया, 20% मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले लिया, हाँ, तो कितना लेना था? 100, कितना लिया? 80, बैलेंस कितना? 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ सीमेंट इंटू 18% आपको, मतलब बिल्डर को, किसको टैक्स पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है, और हाँ, उस पर ITC ले सकता है। ये आपका 9(4). 9(5) में 3 सर्विसेज हैं। कौन सी 3 सर्विसेज हैं 9(5) में? अगर आपके मॉड्यूल में पीछे हैं तो मैं वहीं से कवर कर देता हूँ। मैं बोल के कवर कर देता हूँ, अब इसमें देख लेना। 9(5) में 3 सर्विसेज क्या क्या है? हाँ, पहला सर्विसेज अगर मैं बात करूँ, पहला सर्विसेज है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जैसे ओला उबर। ओला उबर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हैं, हाँ। तो ओला उबर के ड्राइवर्स को पकड़ना मुश्किल है, तो किससे पकड़ सकते हैं? ओला और उबर को। तो इस केस में ना तो रिसिपिएंट, मतलब मैं जो पैसे दे रहा हूँ ओला ड्राइवर को, ना वो टैक्स पे कर रहा, ना ही ओला ड्राइवर अंडर फॉरवर्ड चार्ज पे कर रहा, कोई तीसरा बंदा ओला उबर पे कर रहा है। यस, हाँ, तो 9(5) में कोई तीसरा बंदा पे करता है, और 3 ही सर्विसेज के केस में ये लगता है। तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है। दूसरा है आपका अकोमोडेशन, हाँ, दूसरा और तीसरे में एक चीज कॉमन है।
दूसरा है आपका जो अकोमोडेशन सर्विसेज देते हैं, जैसे ओयो रूम्स, ये क्या देते हैं, अकोमोडेशन सर्विसेज। और तीसरा है आपका जो हाउसकीपिंग सर्विसेज देते हैं, जैसे अर्बन क्लैब। तो अगर ओयो रूम्स वाला रजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देता है, तो हाँ ओयो का जो होटल का जो ओनर है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो हाँ होटल का ओनर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा। अगर होटल का ओनर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो कौन टैक्स पे करेगा, ओला पे करेगा, किसको, गवर्नमेंट को। तो रिसिपिएंट कौन हुआ, मैं। सप्लायर कौन हुआ, ओयो होटल वाला। और पेमेंट कौन कर रहा है, ओयो। तो यस, थर्ड पर्सन ने पेमेंट करी। हाँ, प्रोवाइडेड दैट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन, होटल अकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज में अगर ये लोग रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी अंडर जीएसटी, तो यस ये बंदे ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेंगे। अदरवाइज उसको ओला को या हाउसकीपिंग सर्विसेज कौन देता है, अर्बन क्लैब, अर्बन कंपनी। हाँ, अर्बन कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हाउसकीपर जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो यस अर्बन कंपनी टैक्स पे करेगी उस पर। यस सर ये क्या है, ये सारी ओला, उबर, ओयो और अर्बन कंपनी, ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, एक तरह से वर्चुअल कंपनी है। दिखती तो है नहीं, हाँ ये होती तो हैं, ऐप्स होते हैं इनके, एप्लीकेशन, और ये इनकी साइट्स होती हैं जिस पे हम बुकिंग करते हैं। तो इनको हम पकड़ेंगे कैसे, तो अगर इनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो हम उसको ही क्या मान लेंगे, हम उसको ही मान लेंगे कि वो बंदा टैक्स पे करेगा। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में नहीं है तो इसका कोई ब्रांच होगा, तो हम ये मानेंगे कि वो बंदा टैक्स पे करेगा। ना तो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना ही ब्रांच है, तो हम ये बोलेंगे इसको कि एक बंदा इंडिया में अपॉइंट कर अपने टैक्स पे करने के लिए। ये नहीं कि छोड़ देंगे, अगर तू इंडिया से नहीं है, ठीक, जैसे ऊबर इंडिया से नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक बंदा इंडिया में अपॉइंट करेगा इन आरसीएम की सर्विसेज पे टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को। ओके, तो ये आपसे इसलिए सेक्शन 9 खत्म होता है। अब हम सेक्शन 10 की बात करेंगे। सेक्शन 10 में कंपोजिशन लेवी है। सेक्शन 10 क्या बात करता है, कंपोजिशन लेवी की। किन किन लोगों को कंपोजिशन लेवी लगेगा, तो आप आ जाइए पेज नंबर 59 पे। 59, किन किन लोगों को कंपोजिशन लेवी लगेगा, सेक्शन 10। तो अगर मैं बात करूं कंपोजिशन लेवी की, तो जिन लोगों को नॉर्मल लेवी नहीं लेना, तो वो कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं। कंपोजिशन लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर, कौन सा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 वाला, 150 लाख या 1.5 करोड़ जो बोल लो, उससे एक्सीड करता हुआ है पिछले साल में, तो आप इस साल में क्या नहीं ले सकते, सेक्शन 10 नहीं ले सकते। अगर अप टू 1.5 करोड़ है एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में, यस इस साल में आप एलिजिबल हो कंपोजिशन लेवी लेने के लिए। ओके, हाँ 75 लाख है स्पेशल स्टेट्स, जो मैं बताऊंगा वही स्टेट्स। अगर आपका स्पेशल स्टेट्स में एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख है पिछले साल में, हाँ तो आप इस साल में क्या ले सकते हो, कंपोजिशन लेवी ले सकते हो। सर कंपोजिशन लेवी क्यों लेते हैं लोग, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कम होगा, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कम होगा। मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स यहाँ 6% है, ठीक, और मिनिमम कितना है 1%, तो 1 to 6%, 1% मिनिमम, हाईएस्ट 6%। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि हम कंपोजिशन में लेंगे। अभी पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है कंपोजिशन लेवी की। तो कंपोजिशन लेवी लेने के लिए पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 75 लाख स्पेशल स्टेट्स के लिए। स्पेशल स्टेट्स क्या हैं, स्पेशल स्टेट्स मैं बता देता हूँ। स्पेशल स्टेट्स यहाँ पे जो आपको कंपोजिशन लेवी के लिए बोले हैं उसमें है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है असम आता है, तो असम को हटा दो, बट इंक्लूड कर लो उत्तराखंड को। तो कौन कौन से स्टेट्स बैठे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। यस, उत्तराखंड क्यों आया, क्योंकि असम को हटा दिया था उसने। तो इन लोगों के लिए 75 लाख लिमिट है, ठीक है, समझ गए। ओके सर, तो पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे इस साल में कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए, ठीक है। तो कंपोजिशन लेवी क्या बोलता है, इज एन ऑप्शन फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर
टू पे GST एट अ वेरी लो रेट, मैंने बताया ना, मिनिमम 1% और मैक्सिमम 6% या रेट ऑफ टैक्स हैगा। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है? लो रेट ऑफ टैक्स मिल जाएगा, हासले फ्री सिंपल प्रोसीजर फॉर सच टैक्स पेयर, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बट आपको देखना बहुत कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 3R फॉलो करना है, बट बहुत कम लेवल पे करना है। ओके, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स बेट ऑन द टर्नओवर, अ वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न, ठीक है, जो भी बोल रहा है ये। हाँ, कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2), ये मेन है 10(1) एंड 10(2). क्या कहता है ये? 10(1) ये बात करता है कि आपको कंपोजिशन लेवी के लिए पिछले प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखना है। नॉर्मल स्टेट 150 लाख, स्पेशल स्टेट नॉर्थ ईस्ट, असम हटा दो, उत्तराखंड जोड़ लो, ठीक है। इनके लिए क्या है? इनके लिए 75 लाख लिमिट है, ठीक है, ओके। बट किन किन चीज़ों में, किन 6 चीज़ों में अगर हम डील करते हैं तो हम कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आपने इन 6 चीज़ों में डील कर लिया तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो ये 6 चीज़ आई होप यहाँ लिखी हुई होनी चाहिए। हाँ, लिखी तो हैं। फर्स्ट है अगर आप सप्लायर हैं, एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स। क्या बोल रहा है? हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स। हाँ, इसमें पता नहीं कैसे लिखी है, मैं बोल देता हूँ क्या क्या वो 6 चीज़ हैं जिनको अगर आप करते हो तो आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते। आप कहीं पे भी यहाँ पे लिख लेना, इधर लिख लेना अगर आपको लिखना है। तो 6 चीज़ें क्या क्या है मैं बताता हूँ। फर्स्ट चीज़ है उसमें से, अगर आपने सर्विसेज कुछ दी हैं, मतलब कंपोजिशन लेवी प्राइमरली गुड्स, जो गुड्स में ट्रेडिंग करते थे या मैन्युफैक्चरिंग, उनके लिए बनाई थी। अगर आपने कुछ सर्विसेज दी हैं तो यस, आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज में गुड्स भी डिलीवर होता है, तो एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज दे सकते हो। आपने सेकंड कंडीशन है इंटर स्टेट कुछ माल बेच दिया, गुड्स का केस है, आपने ये गुड्स इंटर स्टेट बेच दिया, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैंने दिल्ली में जाके बेच दिया, यस, मैं कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकता। थर्ड कंडीशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन NRTP कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते। फोर्थ केस, अगर आप मैन्युफैक्चर हो वो टिप वाले प्रोडक्ट जो रजिस्ट्रेशन में पड़े थे, टी, टबैको, आइसक्रीम, पी, पान मसाला एंड एरेटेड वाटर, तो आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते। क्या होने चाहिए? मैन्युफैक्चरर। अगर आप ट्रेडर हो हाँ ले सकते हो, मैन्युफैक्चरर को अलाउड नहीं है। फोर्थ हो गई। फिफ्थ की बात करते हैं, अगर आपने सप्लाई करा ये गुड्स का, अगर मैंने सप्लाई करा गुड्स का थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने अमेजोन के थ्रू ये माल बेचा, हाँ, तो मैं कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकता। और सिक्स्थ में मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। सिक्स्थ पॉइंट मैन्युफैक्चर हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, इंटर हो गया, हाँ, सप्लायर ऑफ द गुड्स विच आर नॉट लाइबल, नॉट टैक्सेबल टू टैक्स अंडर एक्ट आर नॉट एलिजिबल। क्या बोल रहा है? जिन सप्लायर्स का गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लाइबल, नॉट टैक्सेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट आर नॉट एलिजिबल, ये छोड़ दीजिए। तो इन चीज़ों पे आपको, अगर आपने ये काम करे हैं तो आपको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगा। सर अभी आपने पढ़ा कि सर्विसेज प्रोवाइड करने पे कंपोजिशन लेवी नहीं, हाँ, रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा हूँ तो कंपोजिशन लेवी मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट को जब इलेक्शंस आ रहे थे तो सर्विस प्रोवाइडर को खुश करने के लिए बोला कि आप भी सर्विसेज, मार्जिनल लेवी ऑफ सर्विसेज पे क्या ले सकते हैं? कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं। तो ये मार्जिनल सर्विसेज क्या क्या हैं? मार्जिनल सर्विसेज आई थिंक डिफाइंड होनी चाहिए, या मुझे वो भी मुँह से बोलनी पड़ेगी। हाँ, मार्जिनल सर्विसेज भी नहीं लिखा इसमें, तो मैं बोल देता हूँ। मार्जिनल सर्विसेज पे आप क्या ले सकते हो? कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। तो मार्जिनल स्कीम क्या है? तो मार्जिनल स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2) में है, 2A में नहीं है मार्जिनल स्कीम। तो मार्जिनल स्कीम
मार्जिनल स्कीम क्या है? मार्जिनल स्कीम में आप सर्विसेज दे सकते हो, कितनी अमाउंट का दे सकते हो? तो बोला हायर ऑफ फर्स्ट 5 लाख और सेकंड 10% ऑफ टर्नओवर इन a state, turnover in a state in preceding फाइनेंशियल ईयर। इनमें से जो भी ज़्यादा हो उतना रुपए का आप सर्विसेज दे सकते हो इस साल में। कैसे निकालेंगे इसको? तो बोला हायर ऑफ 5 लाख। सेकेंड में बोला 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। सर टर्नओवर इन अ स्टेट, अगर मैं मार्जिनल सर्विसेज यूपी में देना चाहता हूं तो मुझे यूपी का टर्नओवर देखना पड़ेगा पिछले साल का। सपोज यूपी का टर्नओवर पिछले साल का मेरा 10 लाख रुपए है, उसका 10% 1 लाख रुपए और 5 लाख, विच एवर इज हायर, कितना दे सकता हूँ? 5 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए तक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उसमें टैक्स मैं किस में दे सकता हूँ? कंपोजिशन लेवी में टैक्स दे सकता हूँ, वो भी इस साल में। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, ये समझ में आया बात। मार्जिनल स्कीम निकाली इलेक्शन की वजह से, ओके सर। फिर भी अगर मुझको 5 से ज़्यादा का सर्विसेज देना है या मैंने कोई भी 10(1) की या 10(2) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो मेरे लिए सेक्शन बनाया 10(2)A। ये स्पेसिफिकली सर्विस प्रोवाइडर के लिए बनाया। अगर आपको 5 लाख रुपए जो मेरे एग्जाम्पल में था उससे ज़्यादा सर्विसेज देनी है, या आपने 10(1) 10(2) की कोई भी कंडीशन तोड़ी है, तो आपको सर्विसेज के लिए एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, जिसमें बोला गया स्पेसिफिकली सर्विस प्रोवाइडर के लिए बनाया। और बोला गया जो आपका 150 और 75 था, यहाँ पे हम देखेंगे 50 लाख रुपए तक का एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले साल में, तो यस आप 10(2)A ले सकते हो इस साल में फॉर 50 लाख रुपीज़ तक। यस सर, 50 लाख रुपीज़ तक हम इस साल में क्या ले सकते हैं? कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं। तो हमें कितना, यहाँ पे कोई मार्जिनल स्कीम है यहाँ पे भी 10(2)A में नहीं, तो आप कितना भी 50 लाख रुपए के अंदर क्या कर सकते हो? सर्विस सप्लाई कर सकते हो। और उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना हुआ? मैक्सिमम 6%, वो शायद रेट ऑफ टैक्स गिवन है। यस, रेट ऑफ टैक्स गिवन है। हाँ, कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज ये भी गिवन है। 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पढ़ लिया। अच्छा, फॉर गुड्स एंड फॉर सर्विसेज 10(2)A वाले की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम रेट 6%, 3% CGST, 3% SGST 10(2)A वाले के लिए। ये 10(1) एंड 10(2) वाले के लिए होता है। यहाँ पे बोला गया मैन्युफैक्चर को 0.5% CGST, 0.5% ऑफ SGST ऑफ द टर्नओवर। टर्नओवर कैसा? टोटल टर्नओवर में मतलब उसमें एग्जेम्प्ट भी आएगा, टैक्सेबल भी आएगा, दोनों टर्नओवर आएंगे। फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज कितना? 5% टैक्स रेट। हाँ, टर्नओवर वही है, टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। अच्छा, अदर के लिए मतलब कौन हो गया? ट्रेडर। यहाँ कौन आ गया? ट्रेडर के लिए कितना? 0.5% ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ एग्जेम्प्ट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? टैक्सेबल। तो सारी सप्लाई में चाहे ये हो या ये हो, इसमें क्या है? टोटल टर्नओवर। केवल और केवल यहाँ अदर्स, ट्रेडर्स के लिए टैक्सेबल सप्लाई बोला इन्होंने। बोला क्यों? ट्रेडर्स इंडिया में ज़्यादा हैं, सबकी दुकानें गल्ले खुले हुए हैं, तो इलेक्शन के कारण ही ये टोटल को इन्होंने क्या कर दिया? टैक्सेबल कर दिया। मतलब एग्जेम्प्ट की सप्लाई अगर ट्रेडर कर रहा है कंपोजिशन में तो उसे कोई टैक्स नहीं देना। समझ में आ गया सर? एक कंडीशन और याद रखना, पिछले साल में हम 150, 75 या 50 देखते हैं इस साल के लिए, बट अगर इस साल में हमारा 150, 75 या 60 रिस्पेक्टिव रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्रॉस कर जाता है, तो इस साल में जिस भी टाइम हमारा ये 150, 75 या 50 क्रॉस करा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इस साल में, तो उसी टाइम आप 10 में नहीं रहेंगे, आप 9 में जाएंगे। 9 मतलब नॉर्मल लेवी लेना पड़ेगा। सर और क्या डिसएडवांटेजेस हैं 10 की? आपने बताया था लो टैक्स रेट है, मगर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ये नहीं मिलेगा कंपोजिशन लेवी में। ITC नहीं मिलता ना, ये आप चार्ज कर सकते किससे? कस्टमर से। तो अगर मैंने ये 1000 रुपये का वाटर बोतल है, ठीक,
और इस पर टैक्स रेट है 10% जीएसटी में, तो कितने का हुआ ये? 1100 रुपये का हुआ। अब मैं कस्टमर से कितना चार्ज करूं? मैं कस्टमर से कितना चार्ज करूं? 1000 की 1100, 100 रुपये गवर्नमेंट को तो देना है, 100 रुपये गवर्नमेंट को तो देना है, बट मैं कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात? तो मुझे कस्टमर को 1000 रुपये में बोतल देनी पड़ेगी और 100 रुपये किसको देने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे ऑफ द रेट ऑफ टैक्स ऑफ द कंपोजिशन। तो आईटीसी नहीं मिलेगा और टैक्स भी अपनी जेब से जाएगा गवर्नमेंट को। आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हो अंडर कंपोजिशन लेवी में, ठीक है। तो सपोज आपने इस बोतल को खरीदा होगा तो 10% टैक्स रेट के साथ खरीदा होगा, और यहाँ पे भी आपने 100 रुपये टैक्स रेट 100 रुपये दे दिए, तो आपका अल्टीमेट लॉस हुआ कंपोजिशन लेवी में, मुझे जितना लगता है, ठीक है। ओके, हाँ एक पॉइंट और है, अगर मेरी कोई ब्रांच यूपी में कोई दिल्ली में तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये नहीं कि मैं यूपी के लिए कंपोजिशन ले लूँ, इसके लिए नॉर्मल, दोनों ही के लिए कंपोजिशन लूँगा या दोनों के लिए नॉर्मल लूँगा, ठीक। अच्छा, बता दिया सारा, बाकी सब कुछ हो गया। ओके सर, अब इसके टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन सोच रहा हूँ एग्जामिशन चैप्टर के बात करा दूँ। तो अब बहुत जल्दी के साथ एग्जामिशन चैप्टर करते हैं, विद इन 10 सेकेंड हम एग्जामिशन चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, जल्दी से निपटाएंगे एग्जामिशन चैप्टर को भी। एग्जामिशन में भी एग्जामिशन मेन पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, और नहीं पढ़ेंगे फालतू की। तो आप आ जाओ पेज नंबर 4.97, जल्दी से निकालो यार। 4.97 क्या बोलता है? सेक्शन क्या है? सेक्शन 11 बात करता है ऑफ सीजीएसटी एक्ट का, एंड सेक्शन 6 आईजीएसटी एक्ट का। ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि आपको आईजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल में एप्लीकेबल होगा, बट याद रख सकते हो। ओके, पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बाय वे ऑफ इशूइंग ऑफ नोटिफिकेशन। क्या होता है? गवर्नमेंट को लगा ये पेन बेसिक नीड है सब स्टूडेंट्स का, और अगर इस पर टैक्स लगाया तो स्टूडेंट्स पे और उनके माँ बाप को ये टैक्स भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे? सिंपल सी बात है ना। तो हम क्या कहते हैं कि हम इस पेन पे टैक्स नहीं लगाते, हम इस पेन पे टैक्स नहीं लगाते। तो ये कैसे बोलेगा गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, भारत का राजपत्र ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, वही होता है नोटिफिकेशन। तो भारत के राजपत्र में लिख देगा कि इन पेनों के लिए आगे से कोई भी जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा। तो ये ऑल ओवर इंडिया सबके लिए एप्लीकेबल है। बट जैसे कार खरीदने पे जीएसटी लगेगा, ठीक है, सप्लायर कार डीलर चार्ज करेगा। एक कार सचिन तेंदुलकर को मिल जाती है कहाँ से? कोई मैच जीतने से। या विराट कोहली ले लीजिए, विराट कोहली को एक कार मिल जाती है कोई मैच जीतने से, तो उस पे उसको वो इंपोर्ट करके लाता है बाहर से। तो ऐसी भी सप्लाईज पे गवर्नमेंट जीएसटी का पोर्शन हटा देती है। तो ये किसके लिए हटाया? ये स्पेसिफिकली विराट कोहली के लिए हटाया, ये मेरे लिए नहीं हटाया। तो इसको स्पेशल ऑर्डर से एग्जेम्प्ट करेगी गवर्नमेंट, और हम लोगों के लिए भारत के राजपत्र में एग्जेम्प्ट करेगी। डिफरेंस क्या होता है? एग्जेम्प्ट जनरली नोटिफिकेशन में आइदर एब्सोल्यूट और सब्जेक्ट टू द कंडीशन में भी स्पेसिफाइड। हाँ, आप समझिए, विराट कोहली को यहाँ पे एग्जेम्प्ट करा मेरे, और पूरी इंडिया को यहाँ पे एग्जेम्प्ट करा, ठीक। विराट कोहली चाहे तो एग्जेम्पशन ले सकता है, चाहे तो नहीं ले सकता, बट यहाँ पे मैंडेटरीली एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी। यहाँ विराट कोहली के पास ऑप्शन होता है, एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट, समझ लेना। ओके सर। अच्छा, अब पढ़ते हैं एग्जेम्प्ट सर्विसेज क्या क्या हैं, जिन पे लिस्ट ऑफ द सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जिस पे जीएसटी नहीं लगता। तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस सर्विसेज हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता। तो चैरिटेबल एक्टिविटी बाय किसके द्वारा? एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, जो इनकम टैक्स में आप पढ़ते हो, ट्रस्ट के
चैप्टर में। तो 12AA में कोई पर्सन, कोई रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो वो क्या कर रही है, वो ये काम कर रही है। क्या काम, मैं बताता हूँ, लिख लीजिए आप। क्या क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ पे ये कीजिए और लिखिए चैरिटेबल एक्टिविटीज़। चैरिटेबल एक्टिविटीज़, फर्स्ट पब्लिक हेल्थ, सेकंड आपका रिलीजियस एक्टिविटी, थर्ड है आपका योगा, फोर्थ है आपका स्पिरिचुअलिटी, फिफ्थ है आपका एजुकेशनल प्रोग्राम, सिक्स्थ है आपका एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, ओके। तो इन सर्विसेज को चैरिटेबल एक्टिविटी मानते हैं लोग। अगर ये कौन कर रही है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी जो 10-12A में रजिस्टर्ड है, क्वेश्चन में बताएगा कि ये 10-12A में है या नहीं है। तो ये एक्टिविटी अगर कोई कर रही है रजिस्टर्ड ट्रस्ट, तो उसको क्या मानेंगे, उस पे हम GST एग्जाम्प्ट कर देंगे। आगे बोलता है सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट रिलीजियस सेरेमनी, मतलब कोई सर्विसेज दे रहा है एक बंदा, कैसे, जो रिलीजियस सेरेमनी कराता है। कौन है, पंडित लोग, पंडित सर्विसेज। पर पंडित सर्विसेज को रिलीजियस सेरेमनी बोलते हैं, मतलब पंडित सर्विसेज को एग्जाम्प्ट करा गया है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा ये ट्रस्ट होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ, शायद वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट हो, अलेक्जेंडर क्लब, मेरठ में तो है, हाँ 12AA में रजिस्टर्ड है वो। और वो क्या प्रोवाइड करता है, रेंटिंग में प्रोवाइड करता है प्रेजेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, अपना प्लेसेस देता है किसके लिए, फर्स्ट रेंटिंग ऑफ रूम, रहने के लिए देता है, या देता है कल्याण मंडपम, शादी के लिए देता है, या शॉप प्रोवाइडर्स को देता है। शॉप खुल जाती है ना, ट्रस्ट के बाहर शॉप होती है वो, तो अगर रहने के लिए दिया है तो एक दिन में 1000 रुपये से कम अगर उसका किराया है तो वो एग्जेम्प्ट है, 1000 या उससे ज़्यादा किराया है तो टैक्सेबल है। तो 999 इज़ एग्जेम्प्ट। अगर कोई एक दिन के लिए रूम्स लिया है किसी ने उस रजिस्टर्ड ट्रस्ट में, और किसी ने अगर शादी के लिए कम्युनिटी हॉल या कल्याण मंडपम लिया है, तो वो 9999 रुपये तक है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। सर हम बैंक्वेट हॉल जाते हैं, अगर बैंक्वेट हॉल किसके द्वारा बनाया हुआ है, आपका ट्रस्ट जो 12A में रजिस्टर्ड है, तो आप 999 वाली कंडीशन देखना। अगर वो ट्रस्ट नहीं है तो आप 999 कंडीशन नहीं देखना, वो 1 रुपये की सर्विसेज आपको देगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, इन ट्रस्ट के आगे शॉप कोई खोल के बैठ जाता है, मतलब इन ट्रस्ट की प्रेमिसेस में, तो अगर वो 9999 तक किराया पर मंथ दे रहा है तो ये मानेंगे, क्योंकि किराया पर मंथ होता है शॉप्स का, तो ये मानेंगे इस पे GST नहीं देना, किसको, ट्रस्ट को। ठीक, कल्याण मंडपम शादी एक दिन में होती है, रहने के लिए रूम एक दिन के लिए मिलता है, और किराए पे दुकान 1 महीने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर मंथ है। ओके, अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज हज यात्रा या कैलाश मानसरोवर यात्रा है, तो उस जो प्रोवाइड कर रही है कमोडिटी उसके लिए GST नहीं है, बस बाकी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चरल सर्विसेज में इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं सिंपल कर देता हूँ। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कटवाने में हेल्प करता है, या उनको डलवाने में, उनके सीड्स डलवाने में हेल्प करता है, या ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है उनको ले जाने में, ये सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं। बट अगर वो नेचर चेंज कर दे, वो एग्रीकल्चर अगर प्रोड्यूस नेचर चेंज कर दे, आलू निकाला, आलू निकालने के बाद उसका चिप्स बना दिया, क्या वो एग्जेम्प्ट होगा? नहीं। नेचर चेंज हो गया, चिप्स बन गया, क्या सब्जी बन सकती थी? हाँ, तो वो सब्जी और चिप्स को टैक्सेबल करा गया है। तो सिंपल सी बात इसमें ये याद रखना कि अगर उसका नेचर चेंज हुआ है तो उसको क्या मानेंगे, हम मानेंगे उसका
नेचर चेंज हो गया, और नेचर चेंज होने के कारण क्या मानेंगे, उसको टैक्सेबल कर देंगे जीएसटी में। तो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ द राइस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यहाँ लिखा है, ठीक, सबका लिखा होगा। राइस को अलग से क्यों लिखा, राइस बनता है आफ्टर द पैडी, पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तो राइस को अगर कोई अनलोडिंग लोडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्टोरेज वेयर हाउस, तो टैक्सेबल है। एक पॉइंट यहाँ लिख लेना बोलता हूँ, अगर कोई जैसे आड़ती होते हैं, तो अगर वो आड़ती कमीशन लेते हैं राइस बिकवाने पे, वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है, ठीक। ओके, पढ़ लेना अभी, सारा कुछ सही है। आप ये लिख लीजिए कि क्या क्या टैक्सेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तो फॉलोइंग आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या क्या, प्रोसेस्ड टी बीन्स हैं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, उसे छान बान दिया वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। प्रोसेस कॉफ़ी बीन्स, प्रोसेस स्पाइस, प्रोसेस ड्राई फ्रूट्स। फिफ्थ में राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, राइस पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। दाल इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। एन जैगरी इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सही, एस ले लो या लिख लो। बाकी अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उसको काटने पे, छानने पे, हेल्पिंग करने पे सब कुछ एग्जाम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ एग्जाम्प्ट, क्योंकि हम एग्रीकल्चर इस पर टैक्स नहीं लगा सकते। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, इवन दो फाइनल लेवल पे भी पूछ लेते हैं, एजुकेशन सर्विसेज। एजुकेशन सर्विसेज एग्जाम्प्ट है या नहीं, बोलो। एजुकेशन सर्विसेज इंडिया में एग्जाम्प्ट है, क्या क्या एग्जाम्प्ट है वो पढ़ते हैं, पूरी नहीं। तो जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कोई सर्विसेज 3 लोगों को दी, किस किस को, आई एम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैं स्कूल हूँ एक, मैंने 3 सर्विसेज, मैंने 3 लोगों को अपनी सर्विसेज दी। अब मेरी सारी सर्विसेज मैंने 3 लोगों को दी, पहला अपने स्टूडेंट्स को, दूसरा अपने फैकल्टीज़ को, और तीसरा, बोलो, तीसरा अपने स्टाफ को। तो मैंने 3 सर्विसेज, नहीं सारी सर्विसेज 3 जनों को दी, पहला अपने स्टूडेंट्स को, दूसरा फैकल्टीज़ को, तीसरा स्टाफ्स को। तो जो भी मैं सर्विसेज इन 3 लोगों को दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ, स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूँ मैं, या तो मैं स्टूडेंट को दे रहा हूँ, फैकल्टी को दे रहा हूँ, स्टाफ को दे रहा हूँ कोई सर्विसेज, तो ये तीनों लोगों को अगर मैं कुछ सर्विसेज दे रहा हूँ तो मेरी हर सर्विसेज एग्जाम्प्ट होगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टू किसको, स्टूडेंट को, फैकल्टीज़ को एंड स्टाफ्स को। सारी की सारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट होंगी अगर इन 3 लोगों को दी हैं। और अगर इन 3 लोगों को छोड़ के अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की सर्विसेज दी है और उसके लिए एंट्रेंस फ़ी ली है, वो भी एग्जाम्प्ट होगी। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ, हमारा सीए का सेंटर कहीं भी पड़ता है, हम देखते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पड़ता है, तो वो क्या करा रहा है, एग्जामिनेशन करा रहा है, हम उसके स्टूडेंट हैं, नहीं है, उस स्कूल में हम पढ़ते हैं, नहीं, क्या हम पढ़ाते हैं, नहीं, क्या हम स्टाफ हैं वहाँ के, नहीं, तो भी वो सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जाम्प्ट है, जो आईसीआई उनको पैसा देता है फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द आईसीआई, ठीक है। ओके सर, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल सर्विसेज नहीं दे रहा, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कोई और सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडेड टू किसको, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका, स्टूडेंट, फैकल्टीज, स्टाफ, या क्या कैटरिंग सर्विसेज या सिक्योरिटी सर्विसेज, जो गार्ड बैठे रहते हैं। तो अगर ये 3 सर्विसेज, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन किसका, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, कोई कैटरिंग सर्विसेज, या थर्ड सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विसेज कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहा है, एग्जाम्प्ट होगी उसके हाथ में,
उस व्यक्ति के हाथ में जो दे रहा है। ठीक, ये एग्जामिशन इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन कवर होंगे, तो इसमें बोला गया कि आपका प्री स्कूल एजुकेशन जो अप टू प्री स्कूल अप टू 8 तक आती है, 5 to 8, और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, तो अप टू 12th क्लास तक जो जो स्कूल हैं उनके लिए बात कर रहा है। अप टू 12th क्लास तक के स्कूल्स की बात कर रहा है, कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा। तो ये 3 सर्विसेज अप टू 12th क्लास स्कूल को कोई दे रहा है तो वो पर्सन को एग्जेम्प्ट है टैक्स पे नहीं करना। 3 सर्विसेज क्या क्या हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मैं अगर क्या हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूँ तो मेरे स्टूडेंट के लिए या मेरे स्टाफ्स के लिए या मेरे फैकल्टीज़ के लिए कोई बंदा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट है उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में। कोई बंदा कैटरिंग सर्विसेज दे रहा है मुझको, हाँ, तो उस कैटरर के हाथ में एग्जेम्प्ट है जीएसटी पे नहीं करना। कोई सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, हाँ, किसको? मेरे को, मैं कौन हूँ? 12th तक का स्कूल हूँ, तो हाँ, वो सिक्योरिटी सर्विसेज वाले को टैक्स पे नहीं करना। ओके, आगे है, अगर सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट एग्जामिनेशन बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यस, अगर मैं कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा हूँ तो उसको टैक्स पे नहीं करना, सेम एज दिस। ये बात है 5th कंडीशन। पढ़ते हैं क्या है? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल, जो हमारा आईसीआई का जर्नल आता है उसकी बात है, हाँ। और पीरियडिकल्स, दिस एग्जामिशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द इंस्टीट्यूशन। किस इंस्टीट्यूशन को एप्लीकेबल है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अगर किसी ने क्वालिफिकेशन कोई दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स। हमारा जो आईसीआई है वो लिखा होता है आईसीआई की बुक्स में, आप देखना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आपका ही मॉड्यूल है, इसमें भी लिखा होगा। यस, देखो शायद आपको दिख रहा हो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली। ठीक, तो ये आईसीआई क्या है? ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने सेट ऑफ करा है। तो यही बोल रहा है कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा जो रिकॉग्नाइज है, जो क्या है? रिकॉग्नाइज है बाय एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, जो रिकॉग्नाइज है बाय एन टाइम इन फोर्स। कैसे? लॉ से। जैसे हमारा आईसीआई किससे रिकॉग्नाइज है? हमारा आईसीआई है सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब डॉक्टर की सर्विसेज। अगर कोई डॉक्टर, कहाँ लिखा? ये रहा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कोई हॉस्पिटल, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, ये 3 लोगों के लिए ही है। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल या कोई पैरामेडिक्स सर्विसेज दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट मतलब एम्बुलेंस सर्विसेज। एम्बुलेंस सर्विसेज कोई भी दे रहा है, ये 3 लोग दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है, एग्जेम्प्ट होगी। मैं भी दे रहा हूँ, एग्जेम्प्ट होगी। स्टम सेल प्रिजर्वेशन, बेबी होता है, उसका कोट कटता है, उसमें प्रिजम कुछ सेल्स निकलते हैं, उसको प्रिजर्वेशन कराना पड़ता है अगर उसकी हेल्थ के लिए, आगे की हेल्थ के लिए, तो ऐसी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होंगी। सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू द हेल्थ केयर ऑफ एनिमल, आपके लिए भी हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, आपके पेट्स के लिए भी एग्जेम्प्ट है। एक पॉइंट और लिखिए यहाँ पे, अगर कोई वेस्ट मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल्स में वेस्ट निकलता है ना, उसका कोई मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है, मतलब वेस्ट निकला, जैसे इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है, तो उसको फेंकना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है अच्छी तरह से, नहीं तो किसी के, अगर किसी और के लग गया तो बहुत गलत हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा है, किसको? केवल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल को, डॉक्टर को दे रहा है, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोई भी बंदा, तो क्या होगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगी उसको सप्लाई करने पे। गवर्नमेंट सर्विसेज जो हम आरसीएम में भी बात कर रहे थे, ये 4 सर्विसेज को याद रखना। फर्स्ट 3 को फॉरवर्ड चार्ज में याद रखना, फर्स्ट 3 को फॉरवर्ड चार्ज में याद रखना एंड 4th को आरसीएम में याद रखना। देखिए फॉरवर्ड चार्ज में क्यों गवर्नमेंट इस पर टैक्स दिलवाती है हमसे, तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के
समान, जैसे हमारा मैं बात करता हूँ, एक तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आपका पोस्ट ऑफिस, और एक तरफ है DTDC, फॉर एन एग्जाम्पल DTDC। DTDC क्या है? प्राइवेट, और पोस्ट ऑफिस क्या है? सरकारी। तो DTDC भी एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट की तरह ऐसी कुछ पोस्ट देता है, ठीक है। और हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस भी देता है। तो अगर मैं पोस्ट ऑफिस सर्विसेज जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमें दे रहा है उसको मैं एग्जाम कर दूं, तो इस पे टैक्स नहीं है, तो इस पे भी टैक्स हम नहीं लगा सकते फिर, ठीक। DTDC की सर्विसेज पे भी हम टैक्स नहीं लगा सकते फिर, सही बात है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ, अगर DTDC पे टैक्स लगाया है तो हाँ, गवर्नमेंट की सर्विसेज पे भी टैक्स लगाएंगे, दोनों को समान अधिकार देंगे। तो यही बोला, सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। ये आप देखेंगे सब सर्विसेज कौन देते हैं? ये सब सर्विसेज प्राइवेट वाले भी देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू किसको? पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और UT। तो उस पर क्या लगेगा? FCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। A to C देयर इन आफ्टर रेफर्ड एज स्पेसिफाइड सर्विसेज। ओके। B पॉइंट में क्या बोलता है? सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रिसेंट ऑफ द पोर्ट। ओके। एंड थर्ड में बोलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और पैसेंजर। यस, गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसी खोल रखी है गुड्स का जैसे होता है ना रोडवेज बसेस, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं गवर्नमेंट्स के। तो जो प्राइवेट बसेस हैं उन पे टैक्स ले रहे हो तो गवर्नमेंट की बसेस पे भी टैक्स लगाना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। नहीं तो इसे एग्जाम्प्ट कर रहे हो तो इसे भी एग्जाम्प्ट करो प्राइवेट को। तो ये थर्ड में ये लिखा। ओके। फोर्थ में RCM है। फोर्थ में ये बोला कि इन सभी स्पेसिफाइड 3 स्पेसिफाइड सर्विस को छोड़ के अगर कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिए, बिजनेस एंटिटी कौन? जो रजिस्टर्ड है GST में, उसको दिए, तो आपको फॉरवर्ड चार्ज में नहीं, रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। किसको देना है? वो बिजनेस एंटिटी को देना है, गवर्नमेंट को। अब थोड़ा सा छोटा करेंगे, जो मेन है वही बात करेंगे। तो इसमें ठीक है, हाँ 5,000 रुपये की क्या बात है? इसमें 5,000 रुपये की ये बात है, अगर ये 3 सर्विसेज पढ़ लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, UT, लोकल अथॉरिटी वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000, दिस एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू स्पेसिफाइड सर्विसेज। ओके। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये करना चाह रहा है अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई सर्विसेज दी हैं अप टू 5,000 तो उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। सर मैं स्पीड पोस्ट करा के आता हूँ 40 रुपये का पड़ता है, 5,000 रुपये से तो कम है। यस, तो उस पर GST क्यों चार्ज करते हैं ये? तो बोल दिया, आगे बोल दिया कि दिस एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड सर्विसेज। और स्पेसिफाइड सर्विसेज क्या है? ये 3, दिस एंड दिस। ठीक है। ओके। अब अमाउंट वाली पढ़ेंगे क्योंकि अमाउंट वाली ऐसे ये पूछता है, फालतू नहीं पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन छोड़ दीजिए, ये फालतू की है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया, किन को एग्जाम्पशन मिली है? जो इंडिविजुअल्स थे, हमने RCM में पढ़ता भी। हाँ, एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बता देता हूँ। अगर किसी इंडिविजुअल को मेरठ से दिल्ली शिफ्ट होना है और उसने एक ट्रक मांगा जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट से, उसने कह दिया मैं फॉरवर्ड चार्ज में नहीं दूंगा, तू 5% दे दियो रिवर्स चार्ज में, वो बोलेगा मैं तो एग्जाम्प्ट हूँ। तो वो एग्जाम्प्ट कहाँ है? वो एग्जाम्प्ट है यहाँ पे इंडिविजुअल। ठीक, पढ़ लेना, यहाँ लिखा है। बट इंडिविजुअल को सर्विसेज नहीं दी जयपुर गोल्डन ने, किसको दी? रिलायंस को दी। रिलायंस को दी और रिलायंस ने एक ट्रक मांगा कि मेरठ से माल दिल्ली जाना है। यस, मेरठ से माल दिल्ली जाना है, तो रिलायंस ने एक ट्रक मांगा। तो हम देखेंगे अगर पूरे ट्रक में मेरा ही माल है, रिलायंस का माल है, तो अगर उस ट्रक में सिंगल कैरिज कितना 1,500 रुपये ले रहा है कौन? जयपुर ट्रांसपोर्ट गोल्डन कंपनी, और पूरे ट्रक में मेरा ही माल है और 1,500 रुपये तक या उससे कमती पेमेंट ले रहा है, तो क्या मानेंगे? इसको हम एग्जेम्प्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको हम एग्जेम्प्ट मानेंगे। मतलब एग्जेम्प्ट मानेंगे तो रिसिपिएंट मतलब रिलायंस को भी टैक्स पे नहीं करना अगर सिंगल कैरिज 1,500 रुपये दे रहा है। अब एक गुड्स था, मैंने बोला ये बोतल जानी है यार, बस एक ये बोतल जानी है मेरठ से दिल्ली, मैं रिलायंस हूँ, तो ये बोतल रख ले अपने
ट्रक में, तो क्या पूरे ट्रक में मेरा माल जा रहा है? नहीं, एक केवल सिंगल कंसाइनमेंट मेरा जा रहा है। तो सिंगल कंसाइनमेंट जा रहा है तो 750 रुपये तक अगर कौन चार्ज कर रहा है, GTA वाला चार्ज कर रहा है, तो सिंगल कंसाइनमेंट के लिए कितना लिमिट है? 750, या उससे कम चार्ज कर रहा है तो एग्जेम्पशन दे देंगे। ओके, बस ये याद रखना। अमाउंट वाली ज़्यादा देखेंगे। हाँ, RBI सर्विसेज, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज RBI जो दे रहा है सबको एग्जाम्प्ट है, बट ले रहा है वो टैक्सेबल होंगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक ने कुछ हमें इंटरेस्ट दिया है या बैंक ने हमें कुछ डिस्काउंट दिया है, तो उसकी सर्विसेज किसने प्रोवाइड करी हैं, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। अगर आपके खाते में क्या क्रेडिट हुआ? इंटरेस्ट क्रेडिट। तो ऐसे सेविंग बैंक का अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होने लगा तो हम सबको ही GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ, अगर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस इन सो फार एज इन कंसिडरेशन रिप्रेजेंटिंग बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ठीक, तो उस केसेस में उस बंदे को जो जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम क्या नहीं मानेंगे? सर्विस प्रोवाइडर नहीं मानेंगे, और ऐसे इंटरेस्ट और ऐसे डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? एग्जम्प्ट कर देंगे। बट इंटरेस्ट के नेचर का होना चाहिए, पैनल नेचर नहीं होना चाहिए। एक पैनल नेचर इंटरेस्ट लगता है आपकी स्टेटमेंट में, आपने देखा होगा, और एक पैनल नेचर का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड में भी लगता है। क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, वो पेनल्टी होती है। तो अगर इंटरेस्ट है किसका? क्रेडिट कार्ड का, तो वो टैक्सेबल होगा। तो अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। ओके, एक ये इंपॉर्टेंट है 2000 वाला। आपने देखा होगा स्वैप मशीन लगी होती है, स्वैप मशीन लगी होती है और उस पर कुछ चार्जेस कटते हैं। तो मैंने अपना कार्ड स्वैप करा कहीं पे और मैंने 2000 रुपये तक की शॉपिंग करी है, तो 2% कटता है। तो 2000 का 2% 4 रुपये हुआ, 4 रुपये का एक्सपेंस कटेगा। तो उस 4 रुपये की एक्सपेंस पे GST नहीं लगाएंगे, इतना बोला है बस। मगर आपका शॉपिंग कितनी होनी चाहिए? अप टू 2000 पर सिंगल ट्रांजेक्शन, पर स्वैप आपका 2000 होना चाहिए। 2000 से ऊपर स्वैप करते हो तो उस बंदे को, किसको? जो आपको क्या दे रहा है? स्वैप मशीन की सर्विसेज दे रहा है, उसको GST भी पे करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस छोड़ दो, जनरल छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है, ठीक, आई थिंक सारी हो गई। परफॉर्मेंस ये है एक, परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट, ठीक, बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक, क्लासिकल आर्ट्स, फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर। जैसे हेमा मालिनी जी हैं, वो कहीं नृत्य करने चली गई, जैसे साउथ इंडियन का डांस करती है ना वो, अच्छा, तो वो क्या है? फोक म्यूजिक है। तो वो क्या है? फोक क्लासिकल आर्ट है, म्यूजिक की, डांस की, थिएटर्स की, ठीक। इफ़ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज़ नॉट मोर देन 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तक अगर हेमा मालिनी जी ने चार्ज करा तो उसको एग्जाम्प्ट मान लेंगे उस सर्विसेज को। दिस एग्जाम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अगर वो साउथ इंडियन का डांस किसने, हेमा मालिनी जी ने करा फॉर द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट, जैसे उन्होंने कैंटारो का ऐड कर दिया और वहाँ पे वो उन्होंने फोक म्यूजिक से उस ऐड को प्रमोट करा, तो वो क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है कैंटारो की। तो अगर वो 1.5 लाख रुपए लें या 1 लाख रुपए लें, कितने भी रुपए लें, तो वो सारे टैक्सेबल हैं अगर वो ब्रांड एम्बेसडर बननी है। अगर वो अपना फोक क्लासिकल डांस आर्ट दिखा रही हैं और उसमें ब्रांड एम्बेसडर किसी का नहीं कर रही, ब्रांड एम्बेसडरिंग सर्विसेज नहीं दे रही, केवल ऐसी डांस कर रही हैं, तो और उस पर 1.5 लाख रुपए तक उन्होंने लिया है, तो उस सर्विसेज को एग्जाम्प्ट कर देंगे उनके हाथ में। अच्छा, हाँ, ये है आपकी जो कॉलोनीज़ में वो टैक्स वो लेते हैं ना, मंथली रेंट, मंथली आपके चार्जेस, तो वो 7,500 पर मंथ पर मेंबर अगर वो ले रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है, इतना बोला है इसमें। आई थिंक सारा कवर हो गया। हाँ, तो अब इसका टेस्ट ऑफ नॉलेज और पिछले वाले के टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन करेंगे बस।
और इसको ख़त्म करेंगे। बहुत जल्दी से देखेंगे। हाँ, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन बता देता हूँ। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में एग्जाम सप्लाई आती है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई आती है जो शेड्यूल 3 की होती है। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स। ना, क्या आएगा? निल रेट ऑफ टैक्स। ना, क्या आएगा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एंड विच मे बी होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स बट एक्सक्लूड नॉन टैक्सेबल। बड़े अरे एक्सक्लूड नहीं करते इसे, तो इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो आप बता देना अकॉर्डिंगली। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, कोई एंटिटी है 12AA में, तो चैरिटेबल याद आ रहा होगा, वो 6 सर्विसेज जो लिखी थी चैरिटेबल एक्टिविटी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST इफ सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। हाँ, अच्छी बात है। एलोबरेट द टर्म्स चैरिटेबल एक्टिविटी। वो छः जो चीज़ लिखी थी वो बता दो क्या क्या है। तो 6 चीज़ जो मैंने लिखवाई थी आपको वो लिख के आ जाना यहाँ पे। क्या क्या है उसमें? योगा है पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स है, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट है, और 1-2 चीज़ और है वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST। क्या? फूड सप्लाई बाय कैंटीन रन बाय एन हॉस्पिटल टू द पेशेंट एज एडवाइजेज बाय द डॉक्टर। हमने पढ़ा था डॉक्टर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और पैरामेडिक्स की सर्विसेज एग्जाम्प्ट होगी, बट यहाँ कैंटीन ने कुछ फूड दिया है किसको? पेशेंट को। तो सोचिए कैंटीन कहाँ होगी? हॉस्पिटल में होगी कैंटीन। तो क्या आ जाएगा? किस में आ जाएगी? तो कैंटीन कहाँ होगी? हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल इन तीनों में से एक पार्ट आता है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में कैंटीन होगी और कैंटीन ने वो खाना दिया है किसको? पेशेंट को दिया है, और एज पर द डॉक्टर कंसर्न दिया है। तो हम ये मानेंगे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल की सर्विसेज और कैंटीन की सर्विसेज को हम क्या मानेंगे? कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। देयरफॉर प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की। तो देयरफॉर रेट कौन सा लगेगा? रेट लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। और ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST है, तो कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड करने पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये भी एग्जाम्पशन में आ जाएगी। RWA रजिस्टर्ड अंडर GST कलेक्ट मेंटेनेंस चार्जेस कितना? 6500 पर मंथ पर मेंबर। कितना पड़ा था? 7500 अभी पड़ा था पर मंथ पर मेंबर। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एन इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैचेस। ये बता देता हूँ, हमने पढ़ा नहीं है। अगर कोई रिकॉग्नाइज बॉडी है, स्पोर्ट्स की बॉडी है कोई रिकॉग्नाइज, जैसे हमारा BCCI है, ये हमारी रिकॉग्नाइज बॉडी है। अगर ये कोई पेमेंट कर रहे हैं रेफरीज को, कोचेस को, इन सबको, पैरामेडिक्स जो अपने लगे हुए होते हैं इनके लिए, क्रिकेटर्स के लिए, तो हम मानेंगे जो इन रेफरीज ने, कोचेस ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है एग्जाम्प्ट है अंडर GST। बट क्वेश्चन ये है, ये पेमेंट किसने दी हुई होनी चाहिए? ऑथराइज रिकॉग्नाइज बॉडी ने दी होनी चाहिए, जो कि एग्जाम्पल है BCCI। एन इंडिविजुअल एक्ट एज एन रेफरी इन अ फुटबॉल मैचेस ऑर्गेनाइज बाय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, देखते ही पता चल रहा है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज बॉडी है। He also acts as referee in another charity football matches organized by a local sports club in lieu of lump sum payment. Discuss whether any GST is payable on the activity undertaken by him. हाँ, तो बेटा जो इसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी है वो तो होगी एग्जाम्प्ट, और जो इसने लोकल मैचेस में फ़ी ली है, जो ये है लोकल क्लब, लोकल स्पोर्ट्स क्लब, ये होगी टैक्सेबल। ठीक, रेफरी के हैंड्स में। RXL प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर ब्यूटी सोप with the brand name of Forever Young. RXL प्राइवेट लिमिटेड has organized a concern to promote its brand. Miss आहना कपूर is its brand ambassador. कौन है? ब्रांड एम्बेसडर है। Who is ब्रांड एम्बेसडर से 1.5 लाख फोक म्यूजिक, क्लासिकल डांस, आर्ट, ये सब याद आना चाहिए। Who is leading film actress एंड गिवन एन क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन सेट कंसर्न। उस कंसर्न में क्लासिकल डांस करा, बट वो ब्रांड एम्बेसडर है उस सोप की। द प्रोसीड ऑफ कंसर्न इज 1.2 लाख विल बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वेदर मिस आहना कपूर विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एनी GST। हाँ, देना है। तूने ब्रांड एम्बेसडर की सर्विस दी है, चाहे वो बाय वे ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस क्यों ना हो,
टैक्सेबल होगा, 1 रुपये से भी टैक्सेबल होगा, 1.5 लाख की एग्जाम्पशन नहीं देंगे, यस टैक्सेबल है। डिटरमिन द GST पेबल एट द रेट 18% with respect to each of the following independent services provided by the registered person. fee charge for yoga camp conduct by a charitable trust. योगा क्या वो 6 एक्टिविटी का पार्ट है? हाँ है। जो किसने दिए? चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिए, जो रजिस्टर्ड है किसमें? 12AA में। एग्जाम्पशन मिलेगी, 12AA में भी रजिस्टर्ड है और वो 6 एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटी का पार्ट भी है, तो इसको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू रूरल ब्रांच ऑफ अ बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग अकाउंट। इसका मैं बता देता हूँ, मुझे भी समझ नहीं आया, इसको इन लोगों को एग्जाम्प्ट करा है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि हम ICIC डिबेट नहीं कर सकते किसी चीज़ में। अमाउंट चार्ज बाय कोड ब्लड बैंक प्रिजर्वेशन ऑफ स्टम सेल्स, मैंने बोला था ना स्टम सेल्स, याद आ रहा होगा, तो उसका भी एग्जाम्पशन हैगा। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिलेक्टर्स टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी सर आपने बताया था, आ गई, बट उसमें रेफरीज कवर हैं, कोचेस कवर हैं, सिलेक्टर्स कवर नहीं है उसमें। सिलेक्टर्स अगर आ गए तो सिलेक्टर्स को टैक्स देना पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कौन टैक्स देगा? सिलेक्टर्स देंगे। एग्जामिन वेदर GST इज एग्जाम्प्ट ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉय हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये अप टू 12th क्लास का स्कूल है, और ये क्या हो गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। किसने सर्विस दी है? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ने किसको दी है? स्कूल को दी है अप टू 12th क्लास फॉर इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो, फैकल्टी का और स्टाफ का हो, यस एग्जाम्पशन मिल जाएगी। किसको? ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कोई टैक्स पे नहीं करना, एग्जाम्प्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट एजेंसी की हैंड में। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल, टैक्सेबल है, पढ़ा ही नहीं कहीं पे भी, टैक्सेबल है भाई। A state transport undertaking has hired motor vehicle meant to carry 8 to 10 पैसेंजर, ये आप होमवर्क लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 अगर मैं बात करूँ, हाँ, इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, ठीक, फॉर वेरियस कोर्सेज रन बाय इट, चार्ज एंट्रेंस फी फ्रॉम एन एप्लीकेंट, अपने स्टूडेंट से नहीं ली, किससे लिए? एप्लीकेंट से लिए, तो यस एग्जाम करेंगे। जैसे हमारा ICI एग्ज़ाम करवाता है, तो हम उसके स्टूडेंट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एग्जामिनेशन फ़ी कंडक्ट कराया है इस इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज ने, यस एग्जाम्प्ट होगा, बेसिकली एग्जाम्प्ट होगा। राम एन एग्रीकल्चरिस्ट हैज स्टोर शुगर केन इन वेयर हाउस, यस एग्रीकल्चरिस्ट है राम, हाँ। शुगर केन इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यस, क्योंकि इट डज नॉट फॉल अंडर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो हमने लिखी थी वहाँ पे शुगर केन नहीं आई थी, तो ये शुगर केन क्या है? हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि कहाँ रखी गई है? वेयर हाउस में, यस। तो जो वेयर हाउसर है उसको GST नहीं देना। ही हैज़ टेकन फैम्यूगेशन सर्विसेज, हाँ, छिड़काव होता है जिससे वो प्रोडक्ट सही चले, हाँ, फैम्यूगेशन पे भी GST नहीं है, वो वहाँ पे लिखा हुआ था। इन साइड वेयर हाउस from Gupta Pest Control, for which he paid a consideration of 6,000. He seek your advice on the taxability or otherwise of the service so availed by him. Exempt है भाई, fumigation भी exempt है आपका, और आपका शुगर केन का जो आपने वेयर हाउसिंग करवाई है ना, ये भी exempt है। पूर्वा एक्ट्स एज एन टीम मैनेजर ऑफ इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी, अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी याद रखना, फॉर अ टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय अ मल्टी national company receive a remuneration of 2 lakh, determine whether GST is payable on a remuneration received by Purva, yes। अगर ये स्पोर्ट्स पेमेंट किसको करी है? स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर को करी है, किसने? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने, और स्पोर्ट्स आउटसाइड दी इंडिया है तो एग्जामिशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। अगर वो स्पोर्ट्स इंडिया में कराया है तो टैक्सेबल होगा, इसमें कुछ नहीं बोला तो हम डीम्ड करेंगे ये स्पोर्ट्स कहाँ खेला गया है? इंडिया में इवेंट मैनेजर हुआ है, तो टैक्सेबल इन इंडिया होगा पूर्वा के हाथ में। बबलू ट्रांसपोर्टर्स
ट्रांसपोर्ट GTA, transport relief material meant for victims of Kerala floods, a natural disaster, by road from Delhi to Ernakulam. For a company, Bablu Transport is viewed that it is not liable to pay GST on said services provided. So, as said services are exempt, you are required to advise it on the said issue. Yes, इसको भी आप याद रख लेना, ये भी एग्जाम्प्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्यान एंटरप्राइजेज एंड इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। बस बाकी तो आप कर लोगे, बहुत आसान है, बाकी सब होमवर्क, ठीक है। अच्छा, और लेवी के हम क्या पढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पेज नंबर 3.62 पे आएगा। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर इसमें हम क्वेश्चन करेंगे सारे। पानी खत्म हो गया। State the person liable to pay GST in relation to following independent cases provided recipient is located in the taxable territory. Service provided by arbitral tribunal to business entity. Yes, मैंने बोला था लॉयर सर्विसेज और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एक ही होता है, तो लॉयर और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है, तो हाँ बिजनेस एंटिटी रिलायंस उस पर टैक्स पे करेगा। तो यस, इट इज़ टैक्सेबल अंडर RCM, टैक्सेबल अंडर RCM। और कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी पे करेगी। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, यस, तो इस पे भी टैक्सेबल अंडर RCM। और कौन कंपनी कौन है यहाँ, टाटा IPL स्पॉन्सर कर रही है, तो टाटा पे करेगी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, हाँ इसको भी आप लिखिए, इसको भी आप लिखिए, ये भी टैक्सेबल होगा अंडर RCM और इस पे बिजनेस एंटिटी पे करेगी। हमने बोला था 4th कंडीशन अभी जो हम पढ़ के आए हैं एग्जामिशन चैप्टर में 1 2 3, तो हमारा वो था एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट वगैरह वगैरह। 4th में बोला था अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्विसेज दी हैं रजिस्टर्ड बिजनेसेस को, तो रजिस्टर्ड बिजनेसेस उसमें RCM में टैक्स पे कर सकते हैं, तो इसलिए रजिस्टर्ड बिजनेसेस यहाँ RCM में टैक्स पे करेंगे। इसलिए मैंने बोला था एग्जामिशन चैप्टर में RCM कवर कर दूंगा। तो इस पे कौन टैक्सेबल अंडर RCM और कौन पे करेगा, ये बिजनेस एंटिटी पे करेगी। विवेक गोयल एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ A2Z प्राइवेट लिमिटेड रिसीव सिटिंग फी अमाउंटिंग ₹1 lakh फ्रॉम A2Z लिमिटेड फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग। हु इज़ अ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस। कहीं भी ये नहीं लिखा 192 में TDS कटा है, हाँ ये भी नहीं लिखा 194 में TDS कटा है, बट अगर आप सेक्शन 194 पढ़ेंगे तो वहाँ स्पेसिफिकली लिखा है आपका बोर्ड मीटिंग की सिटिंग फीस 194J में आती है, तो उस सेक्शन को 194J को ध्यान में रखते हुए सिटिंग फी जो उसने रिसीट करी है 1 लाख रुपीज़ की, तो ये इस पर TDS कहाँ कटेगा, इस पर TDS अंडर सेक्शन 194J में कटता है। और 194J में TDS कटने के कारण इस सर्विसेज पे RCM में टैक्स लगेगा और RCM में A2Z कंपनी इसमें टैक्स देगी। कौन, RCM में टैक्स लगेगा और A2Z कंपनी इसमें टैक्स देगी। ओके, रघु एसोसिएट प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू वी विन क्रिकेट अकेडमी ऑन एन LLP, डिटरमिन द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस। बहुत बार करा चुके यार। सेफ ट्रांस आ GTA ट्रांसपोर्ट गुड्स ऑफ कपिल एंड कंपनी आ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST बट इट इज रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना, हमने बोला था फैक्ट्री एक्ट में हो, GST में हो, पार्टनरशिप में हो, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, कहीं पे भी आप रजिस्टर्ड हो, फिर भी ये नहीं कि आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा GTA के लिए, तो भी कपिल एंड कंपनी को तो डिटरमिन द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस केस। तो यस, कपिल एंड कंपनी पे करेगी इसमें टैक्स अंडर RCM। कपिल एंड कंपनी, बिकॉज कपिल एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, there is no requirement to register under GST Act so that RCM liability could be paid। ठीक है, तो कपिल एंड कंपनी पे टैक्स अंडर RCM। हाँ जी। 5th, लीगल सर्विस रिसीव बाय सुश्रुत एन एडवोकेट लीगल फी फ्रॉम मिस तत्वा ट्रेडिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यस, तो 10, 20, 40 का टर्नओवर तोड़ दिया, हाँ तोड़ दिया पिछले साल में, तो
पिछले साल में तोड़ दिया तो इस साल में अगर एडवोकेट को पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या पे करना पड़ेगा, मेरे को मैं रिसिपिएंट हूँ ना, तो मेरे को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हु इज पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस? तत्वा ट्रेडिंग कंपनी अंडर आरसीएम एट द रेट 18%। लीगल सर्विसेज पे 18% टैक्स रेट है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। एजेंट को पकड़ना मुश्किल है, कंपनी एलआईसी को पकड़ना आसान है, तो यस रिसिपिएंट जो एलआईसी है वो टैक्स पे करेगा। सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू कार डीलर। कार डीलर का कुछ नहीं था, ये तो फॉरवर्ड चार्ज का केस है, ठीक है। अगर रिकवरी एजेंट टू बैंक लिखा होता तो हाँ मैं रिवर्स चार्ज का केस मानता। सिक्योरिटी सर्विसेज, सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसमें कौन टैक्स पे करेगा? यस रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम टैक्स पे करेगा, ठीक है बेटा। सुल्तान एंड सन्स अ पार्टनरशिप फर्म इन नागपुर महाराष्ट्र इज द होलसेलर ऑफ अ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू एग्जाम्ड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। बहुत अच्छा। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 130। पिछले साल में 130 लाख टर्नओवर है। और महाराष्ट्र किस में नहीं आता? नॉर्थ ईस्ट सिक्किम तेल उसमें यू उत्तराखंड में नहीं आता, यस। तो 75 लाख लिमिट नहीं होगी। किस पे पहुंच गए हम? कंपोजिशन लेवी पे। द फर्म विशेज टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1), 10(2). However, its accountant's view that the person engaged in making supply of exempt is not eligible to said exemption, said scheme discuss। बेटा अकाउंटेंट तुझे नहीं पता, ले सकते हैं, ऐसा हमने नहीं पढ़ा था कि एग्जाम्प्ट सप्लाई हो तो आप सेक्शन 10 नहीं ले सकते। तो सेक्शन 10 अवेलेबल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पिछले साल 130 करोड़ है और इस साल 150 करोड़, सॉरी 150 लाख तक है एग्रीगेट टर्नओवर, तो इस साल 150 लाख तक ले सकते हैं। अ पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) ऑफ सेक्शन 10 इन हरियाणा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर अक्रॉस द टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर he will be pay tax under composition scheme for the remainder of the year till 31st March, please advise। भाई साहब उसकी जो 1.5 करोड़ इस साल में क्रॉस कर गई, दिसंबर में क्रॉस कर गई, तो जिस दिन दिसंबर में जिस भी तारीख को क्रॉस करी वहाँ से लेकर दिसंबर की तारीख से और मार्च की तारीख तक अब उसको नॉर्मल लेवी में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जिस भी तारीख से, मैं समझता हूँ दिसंबर की जो भी तारीख हो दे ही नहीं रखी टू मार्च, उसको क्या लेना पड़ेगा? सेक्शन 9 नॉर्मल लेवी लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमिन वेदर द सप्लाई इन द फॉलोइंग केस आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर 10(1), 10(2) प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। मोहन एंटरप्राइजेज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला। सर पान मसाला टिप प्रोडक्ट, टी टबैको, आई आइसक्रीम, पी पान मसाला, हाँ पान मसाला, तो उसको कंपोजिशन लेवी नहीं देते। पढ़ो आगे। इन राजस्थान एंड रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट, बट वहाँ मैन्युफैक्चरर था। अगर आप ट्रेडर हो टिप प्रोडक्ट के, आपको कंपोजिशन लेवी मिल जाएगा। तो इन दिस केस कंपोजिशन लेवी अवेलेबल। मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलता, ट्रेडर को मिल जाता है। सुगम मैन्युफैक्चरर्स हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सप्लाई गुड्स इन नेबरिंग स्टेट। यस इंटर स्टेट कर रहा है बेटा, वो कैसे कर रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। तो जहाँ इंटर स्टेट सप्लाई होती है वहाँ पे क्या नहीं मिलता? वहाँ पे आपको क्या नहीं मिलता? कंपोजिशन लेवी नहीं मिलता। तो कंपोजिशन लेवी नॉट अवेलेबल, कंपोजिशन लेवी नॉट अवेलेबल। Subramaniam Enterprises has 2 recognized places of business in Delhi. Its aggregate turnover for the preceding year, both the places of business were 120 lakh. Yes, 150 लाख से कम है. It wishes to pay tax under composition levy 10(1), 10(2) में for one place of business in current year and while under normal levy for other 9. दोनों प्लेसेस के लिए 10 लीजिए या दोनों प्लेसेस के लिए सेक्शन 9 लीजिए. तो बोथ प्लेस कैन डन. तो बोथ प्लेसेस
could levy composition or both place could levy normal at a time. Question number 11. Mr. Ajay has a registered repair center where electronic goods repaired or services. तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है अजय. His repair center is located in the state of Rajasthan and he is not engaged in making interested supply. बहुत अच्छी कर रहे हो, आपको कंपोजिशन मिल जाएगा. अब अपना प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर और बता दो. पिछले साल का बताया 45 लाख है, ठीक है. With reference to the provision of CGST Act 2017, examine whether अजय कैन ऑप्ट कंपोजिशन लेवी 10(1) 10(2). यस, 10(1) 10(2) में सर्विसेज के लिए ले तो सकता है, बस मार्जिनल मिलेगा. मार्जिनल का हमने पढ़ा था 5 लाख और 10% ऑफ प्रीसीडिंग टर्नओवर, प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर 45 लाख. विच एवर इज मोर तो सब 45 लाख का 10% 4.5 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर तो क्या आएगा 5 लाख तक वो क्या कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. अगर 5 लाख से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, 10(2) लेना पड़ेगा. तो क्या कह रहा है, इन करंट फाइनेंशियल ईयर 10(1) 10(2) ले सकता है 5 लाख रुपए की सर्विस प्रोवाइड करे बस. और वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(2)(a). 10(2)(a) ले ले, अगर उसको 50 लाख रुपए तक का सर्विस देना है तो ले ले. बट पिछले साल में उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख होना चाहिए. यस, 45 लाख है. कंसिडरिंग द ऑप्शन पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल to Mr. Ajay, compute the amount of tax payable by him assuming that his aggregate turnover in current financial year is 35 lakh. Yes, 5 लाख रुपए से ऊपर सर्विस दे रहा है 35 लाख तो 10(2)(a) ले तू तो. और जब तू 10(2)(a) लेगा तो उसमें रेट ऑफ टैक्स कितना था, 6% था मैक्सिमम. तो उसको 3% CGST एंड 3% SGST 35 लाख पे ऑन 35 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा. Messrs. United Electronics are registered dealer in supply all tiers of electronic appliance in the state of Karnataka. Their aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances 120 lakh. ठीक, 150 से कम है. The firm also expect to provide repair and maintenance services of such appliance from current financial year. सेम है, 11 जैसा है. होमवर्क, और इस होमवर्क के साथ ही, होमवर्क इसलिए दिया ऊपर अभी कराया, इस होमवर्क के साथ ही इस GST सेशंस आज पूरे होते हैं. होप आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज और रिवीजन को एंजॉय करा है. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट मुझे और अच्छा लगेगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को और इसको शेयर करेंगे जिसको भी GST में प्रॉब्लम आती है, उन बच्चों के साथ, उन दोस्तों के साथ. क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों पे पहुंच पाऊँ और सबकी हेल्प कर पाऊँ. तो इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम दे के आएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. बाय.